Good morning, students. Online students, good morning. Good morning, ma'am. Okay, so let's start our good morning. Let's start our today's class. What we have completed yesterday? Different type of Different type of STI. Okay, which disease conditions we have completed in STI? Chlamydia. Then syphilis, gonorrhea, yes, yes. herpes simplex, Then herpes simplex. Then Human papilloma virus, yes. vaginal candidiasis, Okay. bacterial vaginosis, Yes, bacterial vaginosis. Then trichomoniasis, okay. So let's do a quick revision of our previous class. So chlamydia कैसे ट्रांसमिट होगा बेबी तक, क्या होता है उसकी वजह से प्रेगनेंसी में? टेल मी अबाउट दैट. क्लेमिडिया की वजह से क्या होगा? A sexually transmitted disease છે એ during vaginal birth spread થઈ શકે છે. આ કારણે Yes. premature birth, still birth, neonatal conjunctivitis, newborn chlamydial pneumonia થઈ શકે. Yes. मदर में क्या प्रॉब्लम होगा? Salpingitis, pelvic abscess, ectopic pregnancy, chronic pelvic pain and infertility. Yes. फिर बेबी में और क्या चीजें हो सकती है? Premature rupture of membrane, premature labor, postpartum मदर, endometritis. यस, मदर को पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस हो सकता है. आपको कैसे पता चलेगा कि मदर इज हैविंग क्लैमिडिया इन्फेक्शन? यूजुअली Dysuria, dyspareunia. यस, डायसियूरिया और डिस्पैरेन्यूरिया. देन Bleeding between period of and after coitus. coitus. Yes. And pelvic pain, discharge. discharge, हाँ, कैसा डिस्चार्ज होगा? म्यूकोइड Purulent और and mucoid. यस, एंड डिस्यूरिया एंड पेल्विक पेन होगा. यूजुअली वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, मदर को पता भी नहीं चलेगा कि शी इज इन्फेक्टेड विद क्लैमिडिया. बट अगर सिम्टम्स होंगे तो ऐसे सिम्टम्स होंगे. अंडरस्टूड? नाउ व्हाट आर द इंटरवेंशंस? आप इंटरवेंशंस क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्क्रीनिंग, असेसमेंट करना है. सो वी नो कि अगर पहले कुछ प्रेगनेंसी में अगर बेबी को नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस या न्यूमोनिया हुआ है तो उसका रिस्क है कि ये मदर तब क्लैमिडियल इंफेक्शन था और इस बार भी हो सकता है. देन एंटीबायोटिक, ओके, एंटीबायोटिक सिर्फ क्लैमिडिया के लिए? नो, गोनोरिया, हाँ, क्लैमिडिया के साथ साथ गोनोरिया भी होने के रिस्क ज्यादा है. सो गोनोरिया और क्लैमिडिया दोनों के लिए एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देनी है. देन अनदर थिंग, कॉम्प्लिकेशंस देखना है, यस, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर वो ज्यादा एक्सेस हो गया तो. व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? मिसकैरेज, ओके, अबॉर्शन. देन कोरियोएमनाइटिस, कोरियोएमनियोनाइटिस. ओके, गोनोकोकल इंफेक्शन, कैसा गोनोकोकल इन्फेक्शन? बट डिसेमिनेटेड, मतलब डिसेमिनेटेड गोनोकोकल. स्प्रेड हाँ, जो स्प्रेड होगा, हाँ, पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया होगा, ऐसा डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन होगा. देन
ophthalmia, neonatal, postpartum mastitis. यस, सो दिस आर द कॉम्प्लिकेशन। आप जो भी मदर है, जो भी इन्फेक्टेड है, तो उसके जो सेक्सुअल पार्टनर है उसको भी स्क्रीन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसको तो इन्फेक्शन है या नहीं। अगर है इन्फेक्शन तो उसको भी ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट हमने देखा सिफिलिस। वो कैसे ट्रांसमिट होता है बेबी में, क्या होता है उसकी वजह से। टेल मी अबाउट दिस थिंग्स, कहाँ पर होगा इन्फेक्शन? એ લીઝન ના કોન્ટેક્ટમાં આવે તો ટ્રાન્સમિટ થઈ શકે. हाँ, अगर आप वो लीजन्स के कांटेक्ट में आओगे तो उसमें जो ट्रेपोनिमा पैलिडम ऑर्गेनिज्म है वो आप में आ जाएगा। फिर अगर जो भी पर्सन को सिफिलिस है, लीजन्स कहाँ पर होंगे उसके? સ્કિન, મ્યુકસ મેમ્બ્રેન ઓફ માઉથ, જેનાઇટલ. यस, स्किन पर होगा, या फिर माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन, या फिर जेनिटल ऑर्गन्स की म्यूकस मेम्ब्रेन पर लीजन्स होंगे। वो कैसे बेबी में जाता है? प्लाजेंट। थ्रू प्लेजेंटा। प्लासेंटा। प्लासेंटा वो क्रॉस कर सकता है, और यूजुअली 4th मंथ तक तो वो चला जाएगा। 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में देर आर हाई रिस्क कि वो प्लासेंटा क्रॉस करके फीटस तक चला जाएगा, और फीटस में कंजेनाइटल सिफिलिस होगा। और वो फीटस को इन्फेक्शन हुआ है या फिर अंदर चला गया है, उसकी वजह से क्या होगा? सिफिलिस की वजह से, डिफॉर्मिटीज होगा। हाँ, कंजेनाइटल फिजिकल डिफॉर्मिटीज होगी, या फिर दूसरा क्या क्या हो सकता है? मेंटल रिटार्डेशन होगा बेबी का। बेबी की जो मेंटल हेल्थ है, मतलब मेंटली वो नॉर्मल नहीं होगा, सब नॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। और Spontaneous abortion. अबॉर्शन, हाँ, अबॉर्शन भी हो सकता है। चाइल्ड कैन डाई ऑल्सो। ओके, आपको कैसे पता चलेगा कि अ पर्सन इज हैविंग सिफिलिस? कितने स्टेज थे, हर स्टेज में क्या होता है? There are 3 stages: विच आर दे? primary, secondary, and tertiary. Firstમાં skin lesion, appearance of ulcerative painless lesion. हाँ, अभी लीजन्स दिखना स्टार्ट हुए हैं, अभी उसमें पेन भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, बस वो जो स्पाइरोकीट्स है वो अंदर जा रहे हैं, इसलिए बॉडी पर जहां पर भी लीजन्स है, लाइक स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जेनिटल्स, वहां पर लीजन्स बनना स्टार्ट हुए। ये स्टेज कैसा है? मोस्ट इन्फेक्शियस। मोस्ट इन्फेक्शियस मतलब हाईली इन्फेक्शियस नहीं है, उससे कम है, बट अभी भी इन्फेक्शन वो दूसरे को दे सकता है, उतनी कैपेबिलिटी है उसमें। सो इट इज मोस्ट इन्फेक्शियस। सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा? A highly infectious stage. हाईली इन्फेक्शियस, यस, अभी तो बहुत इन्फेक्शियस है वो, कंटेजियस है। देन 6 weeks to 6 months સુધી રહેશે. हाँ, देन अदर देन दैट Lymphadenopathy થશે. जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी, जो भी लिम्फ नोड्स है सारी एनलार्ज हो जाएगी, और वो लीजन 6 वीक्स से 6 मंथ्स तक अभी है ही, वो गया नहीं है, अभी भी है। एंड टर्शियरी स्टेज में क्या होगा? Internal organ સુધી સ્પ્રેડ થઈ જશે. हाँ, अभी वो इंटरनल ऑर्गन्स तक चला जाएगा और उसमें परमानेंट डैमेज कर देगा। सो सिम्टम्स कब आएंगे? टर्शियरी स्टेज में कब पहुंचता है पर्सन? જ્યારે secondary untreated રહે ત્યારે. ओके, प्राइमरी लीजन्स, ये प्राइमरी लीजन्स हुए थे, उसको ट्रीट नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो धीरे धीरे सेकेंडरी हो गए, और उसके बाद टर्शियरी हो गया, और सिम्टम्स दिखे 10 to 30 years बाद। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर जो पर्सन को प्राइमरी लीजन हुआ है उसके 10 से 30 साल बाद उसके ऑर्गन डैमेज होंगे, और तब उसके सिम्टम्स दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नर्वस सिस्टम अगर वहां पर इन्वेड हो गया तो क्या हो सकता है? meningitis, ataxia, general paralysis, progressive यस, mental retardation. यस, सो दिस आर द सिम्टम्स। कि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो स्पाइरोकिट्स चले गए तो ऐसे सिम्टम्स होंगे। हार्ट पर, अओर्टिक वाल पर बहुत खराब इफेक्ट होगा, अओर्टा पर भी बहुत खराब इफेक्ट होगा। सो दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग। सो इससे पता चल जाएगा कि मदर फर्स्ट स्टेज में है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, कौन से स्टेज में है। इंटरवेंशन क्या करनी है? VDRL test. यस, ब्लड टेस्ट करना होगा। एक बार किया तो डन। No, after 36 weeks हाँ, of
फिर से रिपीट करना होगा। कोई भी आप एसटीआई का टेस्ट देख लो या फिर कोई भी टेस्ट देखो, एक बार कर लिया नेगेटिव आ गया मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा काम खत्म हो गया है। जब लेबर नजदीक हो तब आपको फिर से करना होगा, लास्ट ट्राइमेस्टर में आपको रिपीट करना ही पड़ेगा वो टेस्ट। फिर अगर सिफिलिस टेस्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक, यस। देन बेबी तक चला गया है तो इवेलुएट करना बाय सोनोग्राफी। हाँ, सोनोग्राफी करके चेक करना होगा कि उसमें क्या फिजिकल एबनॉर्मलिटीज है, क्या प्रॉब्लम हुआ है, वो सब देखना पड़ेगा। देन પાર્ટનરમાં બી કોમ્પ્લિકેશન હોઈ શકે તો તેને બી ટેસ્ટ કરવાનું. हाँ, पार्टनर को भी हमें जो भी उसका सेक्सुअल पार्टनर है उसका टेस्ट करना है, और अगर वो इन्फेक्टेड है तो उसको भी ट्रीटमेंट देनी है। एंड अदर देन आप क्या एडवाइस करोगे दोनों कपल को? પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરીમાં હોય છે ને 100% સ્ટેજ હોય છે એનો ઇન્ફેક્શન થવાનો. कपल को, इंटरकोर्स हाँ यस, अवॉइड इंटरकोर्स। ઇન્ટરકોર્સ અવોઇડ કરવાનું. जब तक ट्रीटमेंट आपकी चल रही है यू शुड अवॉइड इंटरकोर्स। नाउ फीटस की बात है कि उसमें क्या है, देर आर 100% चांसेस कि अगर मदर को प्राइमरी या सेकेंडरी स्टेज में है मदर, तो 100% चांस है कि सिफिलिस प्लासेंटा क्रॉस करके बेबी को हार्म करेगा। सो बेबी में क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी? congenital anomalies, deafness, neurological. और देर आर अनदर चांसेस, Mortality rate is મોર્ટાલિટી 50%. 50%. 50% आर चांसेस कि बेबी की डेथ भी हो सकती है। ओके, और जिसको भी सिफिलिस है उसका दूसरा क्या टेस्ट करना है उसको, वो भी रिस्क है सिफिलिस के साथ साथ HIV HIV. HIV. HIV, तो वो टेस्ट करना पड़ेगा। अगर HIV भी पॉजिटिव आया तो आपको उसकी भी ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। तो सिफिलिस है तो उसको HIV की टेस्टिंग भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने देखा गोनोरिया। टेल मी अबाउट दिस। कैसे ट्रांसमिट होता है, फर्स्ट वो याद रखना है, कैसे ट्रांसमिट होता है? બટ ટાઈમ ઇન્ટરકોર્સ થયો ड्यूरिंग ટાઈમ. डिलीवरी, वो वजाइनल सिक्रीशंस के कांटेक्ट में आएगा तब होगा। इट डज नॉट क्रॉसेस द प्लासेंटा। उसकी वजह से क्या होता है? બ્લાઇન્ડનેસ જોવા મળે બચ્ચામાં. हाँ ओके, इन बेबी में नियोनेटल इन्फेक्शन होगा, बेबी में ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, और उसको क्या बोलते हैं हम? Ophthalmia ઓપ્થેલ્મિયા neonatal. ની બસ. ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। अदर थिंग क्या हो सकता है बेबी में? ન્યુમોનિયા થઈ પણ સેપ્સિસ. यस, नियोनेट न्यूमोनिया, नियोनेट सेप्सिस भी हो सकता है। ओके, असेसमेंट फाइंडिंग्स आपको कैसे पता चलेगा कि फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम गोनोरिया? વજાઇનલ ડિસ્ચાર્જ થી યુરિનરી ફ્રીક્વન્સી એબ્ડોમિનલ લોઅર સેગમેન્ટમાં પેઇન થતો હોય. ओके, एंड यूजुअली वो एसिम्टोमेटिक होता है, पता नहीं चलता है, बट अगर सिम्टम्स है तो इतने सिम्टम्स होंगे। इंटरवेंशंस क्या करोगे आप? फर्स्ट ऑलवेज एक इंटरवेंशन सब में सेम है, दैट इज स्क्रीनिंग। यस, पहले इनिशियल में करना है फिर उसको रिपीट करना है लेटर ऑन, थर्ड ट्राइमेस्टर में आप रिपीट करोगे, सब में सेम है ये। फिर कुछ पॉइंट सेम है, पार्टनर को इन्फेक्शन है तो वो भी आप देख लोगे, उसको भी ट्रीटमेंट कर दोगे। एंड कॉम्प्लिकेशंस, सब डिजीज कंडीशन की इंटरवेंशंस क्या है, पहले असेसमेंट करना है, पार्टनर का देखना है, हमें पता है कि इससे ये कॉम्प्लिकेशन हो रही है, तो वो कॉम्प्लिकेशन आप पहले से ही रूल आउट करोगे, मॉनिटर करोगे कि हो तो नहीं गया है। सो वो देखना है। सो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्लैमिडिया की जैसी है, सो हमने उसमें जो स्टडी किया वो ही। नेक्स्ट इज कॉन्डिलोमा एक्यूमिनेटम, अनदर नेम इज હ્યુમન HP. પેપિલોમા. yes, HPV, human papilloma virus. Tell me about this. એ બી વજાઇનલ ડિલિવરી ટાઈમે જ ટ્રાન્સમિટ Yes, થાય બેબીમાં. yes. It transmits during vaginal birth. Then તો कौन से એમાં એ ऑर्गन પૈકી अफेक्ट करता है? સર્વિક્સ ન કરો યુરેથ્રા એનસ પેનિસ અને સ્ક્રોટમ. Yes. Then क्या होगा इसकी वजह से? चलो, बेबी कांटेक्ट में आ गया तो बेबी को क्या होगा? એપિથેલિયલ ટ્યુમર થાય. कहाँ पर होगी एपिथेलियल ट्यूमर? આ larynx, લેરિંગ્સ. यस, लैरिंग्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, मतलब लैरिंग्स की जो एपिथेलियल लेयर है, वहां पर ट्यूमर हो सकती है बेबी को।
हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि मदर इज सफरिंग फ्रॉम एचपीवी? વ્રોટ લાઈક પેલા સ્ટ્રક્ચર થઈ ગયું, ગ્રોથ થાય આમ જેનેટલ્સમાં, यस, એકદમ મેસિવ जेनिटल्स થઈ में જાય. छोटे या बड़े वॉट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, वॉट्स बन जाएंगे, देन એ द मेन, સર્વાઇકલનો हाँ, સેલ હોય ને ચેન્જ થઈ જાય કારણ કે કરંટલી સર્વાઇકલ કેન્સર થવાના બી ચાન્સીસ હોય. HPV is highly associated with cervical cancer, cervical malignancies. अगर किसी को HPV infection हो गया है, so she is highly susceptible to get the cervical cancer. वो मेल है या फीमेल है, अगर उनको ये HPV infection हो गया है तो उनको कैंसर हो सकता है, मेल्स को भी हो सकता है. So it is highly malignant. ये वायरस में उतनी कैपेसिटी है कि मैलिग्नेंसी क्रिएट कर सकता है. ट्रीटमेंट्स, इंटरवेंशन. સિમ્ટમેટિક ટ્રીટમેન્ટ જ તમે આપી શકો છો, જે લેસન્સ હોય એને રિમૂવ કરી શકો. પછી આફ્ટર બર્થ થઈ જાય ને બેબીને તો ફરથી બી જો મળી શકે છે મધરનામાં. Okay. Can you remove lesions during pregnancy? નો. No. Lesions usually हाँ बर्थ के बाद ही किया जाता है. अगर उसको पहले था और पहले भी किया था रिमूव, तो भी देर आर चांसेस कि आफ्टर डिलीवरी फिर से वॉट्स रिग्रेस हो सकते हैं. एंड उसकी आउटकम लाइक ट्रीटमेंट आप जो भी दे रहे हो उसका पुअर भी हो सकता है आफ्टर डिलीवरी. आप कैसे लीजन्स रिमूव कर सकते हो? ऑप्शंस आर cryotherapy, electrocautery, cytotoxic agent. यस एंड लेजर ट्रीटमेंट. सो दिस आर द ऑप्शंस. फिर वो मदर को आप क्या बोलोगे? દર વર્ષે એમને કરવાનો હોય ટેસ્ટ. यस, पेपेनिक्यूलर टेस्ट एवरी ईयर करवाना है, पेप टेस्ट. देन ઇન્ટરકોર્સ કરતી વખતે કોન્ડમનો યુઝ કરવાનો. यस, जब तक लीजन्स हील नहीं हो जाते तब तक अवॉइड करना है. एंड अगर कर रहे हो तो यू हैव टू यूज द कॉन्डम. देन પેલું કહેવાય બહુ થઈ ગયા હોય ને તો વજનલ ડિલિવરી નહીં કરાવવાની કારણ કે એના કારણે બ્લીડિંગ બહુ જ થઈ જાય, તો એક્સેસિવ બ્લીડિંગ અટકાવો તો સિઝેરિયન કરીએ. ओके, अगर बहुत बड़े वॉट्स है वजाइना के अंदर है कि जिसकी वजह से बेबी बाहर आने में प्रॉब्लम होगा, देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन. सो ऐसे में वजाइनल डिलीवरी नहीं करवा सकते, हमें सीएस करवाना होगा. और अगर वो लीजन्स एक्टिव होंगे तो भी आप वजाइनल डिलीवरी करवाओगे तो बेबी में ट्रांसमिट होगा थ्रू वजाइनल डिलीवरी. सो सीएस करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट इज जेनिटल herpes simplex virus. टेल मी अबाउट दिस. Lesions પહેલા होता है. Fever, chills, malaise, ओके, severe टेल मी अबाउट ट्रांसमिशन फर्स्ट. HSV कैसे ट्रांसमिट होता है? વજનલ બર્થ લેબર टाइम. यस, हाँ, वजाइनल बर्थ के वक्त ट्रांसमिट होता है. ओके, और उसमें कैसे पता चलेगा क्या होता है? असेसमेंट फाइंडिंग्स बोलो उसमें. हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि फीमेल इज हैविंग herpes simplex virus infection? ક્વેશ્ચનિંગ કરવાનો સિમ્પટમ્સ જોઈએ તો. रिगार्डिंग व्हाट? Vesicles lesion. हाँ, पेनफुल लीजन्स है, फीवर, चिल्स, मलेज, सीवियर डिस्यूरिया, एंड ऑल दिस में लास्ट फॉर 2 to 3 weeks. तो ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे आप उसको, फिर आप खुद से इंस्पेक्ट करोगे. आप क्या इंस्पेक्ट करोगे? वेसिकल्स इंस्पेक्ट करोगे. कहाँ पर? वल्व्यूलर एरिया, पेरिनियल एरिया, वजाइनल एरिया, मतलब पूरा जेनिटल आप चेक करोगे कि वहां पर वेसिकल्स, अल्सरेशन या क्रस्टिंग है या नहीं. एक बार आपने स्टार्टिंग में चेक कर लिया, फिर से दूसरी बार जब लेबर नजदीक हो, ऑनसेट ऑफ लेबर हो, तब आप फिर से चेक करोगे. अगर वो भी एक्टिव होंगे तो आप क्या करोगे? सी सेक्शन. ટી सी સેક્શન. सेक्शन. यस, एक्टिव में हम वजाइनल डिलीवरी नहीं कर सकते. सो वजाइनल डिलीवरी इज कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन HSV. नो. નો. तो લેઝન્સ હોય પ્રેઝન્ટ તો નહીં કરવાનું, લેઝન્સ પ્રેઝન્ટ ના હોય તો તમે વજનલ ડિલિવરી કરી एक्टिव શકો. लीजन्स ना हो, डॉर्मेंट फेज में हो, तो वी कैन गो फॉर वजाइनल डिलीवरी, बट देयर इज सो मच ऑफ रिस्क. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि बेबी कांटेक्ट में ना आए. सो केयरफुली आप करवा सकते हो, ऐसा नहीं है कि इट इज कम्प्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, बट यूजुअली डॉक्टर्स प्रीफर फॉर CS.
सो अगर लीजन्स विजिबल है, एक्टिव है, तो CS करवाना होता है, बट ऐसा नहीं है कि वजाइनल डिलीवरी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इट मे बी एक्सेप्टेबल इन सम केसेस। जो भी इन्फेक्टेड वजाइना से बॉर्न हुए हैं, ऐसे बेबी को आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना होगा, उसका ब्लड सैंपल लेना होगा, कल्चर लेने होंगे कि उसको इन्फेक्शन हुआ तो नहीं है ना, बिकॉज आपने बहुत केयर करके चलो डिलीवर करवाया था, बट फिर भी आपको देखना तो पड़ेगा कि उसको इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। ओके, नेक्स्ट इज trichomoniasis. Tell me about this. Transmitted to the vaginal. ओके, बेबी में वजाइनल डिलीवरी के वक्त ट्रांसमिट होगा, देन उसकी वजह से क्या हो सकता है? Premature rupture. यस, PROM एंड Preterm delivery. प्री टर्म डिलीवरी। PROM हो जाएगा तो डिलीवरी भी हो जाएगी, एंड अनदर थिंग, Postpartum endometritis. यस, पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस होगा। हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि मदर इज सफरिंग फ्रॉम ट्राइकोमोनियासिस? Vaginal discharge. कैसा होगा? Yellowish to Frothy. greenish, frothy, mucopurulent, Leukovirulent. यस, म्यूकोप्यूरुलेंट, देन copious malodor. यस, कोपियस और माल ओडोरस, ऐसा वजाइनल डिस्चार्ज होगा। एंड अनदर थिंग, दूसरा क्या होगा? Inflammation of vulva, vagina. और बोथ, दोनों हो सकता है। वल्वा मतलब आउटसाइड, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो इन्फ्लाम हो सकता है, या फिर वजाइना भी इन्फ्लाम हो सकते हैं। इंटरवेंशन क्या करोगे? स्क्रीनिंग करोगे आप? Yes. यस, इनिशियली भी स्क्रीनिंग करना है, जब प्रेगनेंसी नजदीक हो, थर्ड ट्राइमेस्टर में भी स्क्रीनिंग करना है। वी नो कि इसकी वजह से प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस हो सकता है, सो वो हम ध्यान रखेंगे कि ना हो। वजाइनल डिलीवरी से होता है, सो यहाँ पर नहीं लिखे हैं इंटरवेंशंस, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि हाँ, दिस आर द चांसेस, तो दिस एज अ नर्स आई कैन डू ऑल दिस थिंग्स। अगर आपको MCQ में ऐसा क्वेश्चन है तो यू कैन नॉट से कि हाँ, उसके तो इंटरवेंशंस में सिर्फ 2 पॉइंट ही लिखे थे तो ये सब कैसे आया। वी हैव टू यूज अवर नॉलेज कि ऐसा हो सकता है, तो वी कैन डू ऑल दिस थिंग्स। सो यहाँ पर सिर्फ दो है, ट्रीटमेंट और सेक्सुअल पार्टनर, पर उसके सिवाय भी आप स्क्रीनिंग कर सकते हो, अर्ली प्रेगनेंसी में, थर्ड ट्राइमेस्टर में कर सकते हो। वी नो अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस कि उसकी वजह से PROM हो सकता है, सो आप उसके रिगार्डिंग इंटरवेंशंस कर सकते हो। अंडरस्टूड? Yes. हाँ, ओके। नेक्स्ट इज बैक्टीरियल वजाइनोसिस। टेल मी अबाउट दिस ट्रांसमिशन। Vaginal delivery. यस, वजाइनल डिलीवरी से ही होता है ये भी। देन इसकी वजह से क्या होगा? Premature labor and यस, प्रीमेच्योर लेबर एंड बर्थ हो सकता है लेबर की वजह से। आपको कैसे पता चलेगा कि फीमेल इज हैविंग बैक्टीरियल वजाइनोसिस? Tissue order to vaginal secretion. हाँ, और Increase order after intercourse. इंटरकोर्स आफ्टर। यस, नॉर्मली जो वजाइनल सिक्रीशन है उसकी बहुत गंदी स्मेल आएगी, इन्फेक्शन में पीशी ओडर स्मेल आएगी, एंड आफ्टर इंटरकोर्स ये स्मेल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। देन इंटरवेंशंस, okay, metronidazole. Sexual partner may need to be treated other than this intervention. Screening, yes. Then we know कि उससे प्रीमेच्योर लेबर हो, पार्टनर। तो आप उसके लिए एक टेस्ट भी कर सकते हो ना, फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट। yes. देयर इज अ रिस्क कि इसकी वजह से प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है, तो आप फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये टेस्ट पॉजिटिव आया है, सो देयर आर हाई चांसेस कि उसको प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाएगी, तो आप इंटरवेंशंस लोगे जो फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट में हमने देखे थे कि मदर को बेड रेस्ट करवाना है, टोकोलाइसिस टोकोलाइटिक्स देना है। सो आप ये दोनों कंबाइन करके कर सकते हो। सो थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ओके,
Next is vaginal candidiasis. Tell me about this. ट्रांसमिट कैसे होगा? vaginal, वजाइनल डिलीवरी से. ओके, देन क्यों होता है मदर को कैंडिडियासिस? DM, रिस्क. यस, डीएम. obesity, use of antibiotics. यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स. बहुत टर्म से वो एंटीबायोटिक्स ले रही है तो उसकी वजह से हो सकता है. असेसमेंट फाइंडिंग्स क्या है? vaginal pruritus, यस, वल्व्यूलर एंड वजाइनल प्रूरिटस होगा. देन डिस्चार्ज कैसा होगा? white lumpy, White spotted, lumpy. cheese-like discharge. यस, एकदम व्हाइट लंपी और चीज, कॉटेज चीज जैसा डिस्चार्ज होगा. इंटरवेंशन आप क्या कर सकते हो? दिस इज समथिंग न्यू, सो ये तो याद रखना पड़ेगा. हाँ, एंटी फंगल. एंटी फंगल, यस, ओरल एंटी फंगल मेडिसिन आप दे सकते हो. No, no, बट इफ शी इज नॉट प्रेग्नेंट देन? then we तो can. प्रेगनेंसी में हम नहीं दे सकते. क्यों नहीं दे सकते इन प्रेगनेंसी? द रैशनल मिसकैरेज थी. मिसकैरेज. यस, वो टेरेटोजेनिक है बेबी के लिए और उसकी वजह से मिसकैरेज हो सकता है. तो आप क्या करोगे फिर? antifungal, एंटीफंगल वजाइनल वजाइनल प्रिपरेशंस दोगे. ओरली नहीं दे सकते बट पर वजाइनल दे सकते हैं. सो वजाइनल प्रिपरेशन ऑइंटमेंट फॉर्म में आप दोगे. मदर को बहुत ज्यादा इरिटेशन स्वेलिंग हो गया है, वल्वुलर और वजाइनल, तो क्या बोलोगे आप मदर को? This bath. टिप्स बात. यस, सेक्सुअल पार्टनर को भी आप टेस्ट करोगे, चेक करोगे और ट्रीटमेंट दोगे. अदर देन दिस आप उसका स्क्रीनिंग भी कर सकते हो. सो ऑल दिस इंटरवेंशन यू कैन डू बाय योर ओन. एनी डाउट टिल दिस? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Okay, so let's start. New condition, that is tuberculosis. It is highly communicable disease caused by Mycobacterium tuberculi, transmitted by airborne route. Yes, टीबी कैसे ट्रांसमिट होता है? एयरबॉर्न से. सो जो भी फीमेल को टीबी है, एक्टिव टीबी है, सो हमें एयरबॉर्न प्रिकॉशंस भी लेने होंगे उसमें. और एयरबॉर्न प्रिकॉशंस को आपको वो एफओएन के चैप्टर से कनेक्ट करना होगा. सो यू हैव टू कनेक्ट एवरीथिंग. Multi-drug resistant strains of tuberculosis can result from improper compliance, non-compliance with treatment programs, or development of mutation in tubercle bacillus. Yes, sometimes मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन भी बन जाती है ट्यूबरक्यूलोसिस की. और क्यों होता है? वो पर्सन को मल्टी ड्रग रेजिस्टिविटी क्यों हुई? सो पहले तो वो प्रॉपर इनप्रॉपर कंप्लायंस था, प्रॉपर मेडिसिन नहीं ले रही थी, कभी ले रही थी कभी नहीं ले रही थी, या फिर नॉन कंप्लायंस, उसने ली ही नहीं, जो भी ट्रीटमेंट प्रोग्राम था उसने वो लिया ही नहीं. पहले इनप्रॉपर था या फिर लिया ही नहीं, या फिर जो म्यूटेट हो गया प्रॉपर ना लेने की वजह से, वो ड्रग रेजिस्टेंट हो गया, उसने म्यूटेशन कर लिया, बहुत सारे म्यूटेशन हो गए. सो अभी वो असर ही नहीं करेगा. सो ऐसा हो सकता है इन ट्यूबरक्यूलोसिस. ट्रांसमिशन, लेट्स सी अबाउट ट्रांसमिशन. तो ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन इज रेयर. ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है बट बहुत रेयर है. लाइक 100 में से 1, 2, 3 ऐसे परसेंट में हो सकता है. देयर आर चांसेस कि ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन हो जाए बट इट इज रेयर. ट्रांसमिशन कैन अकर ड्यूरिंग बर्थ थ्रू एस्पिरेशन ऑफ इन्फेक्टेड एमनियोटिक फ्लूइड. यस, ट्रांसमिशन टीबी का कैसे होगा? नॉट वजाइनल डिलीवरी के वक्त ट्रांसमिशन होता है, चलो, बट नॉट ड्यू टू द सिक्रीशंस ऑफ वजाइना. कब होता है? ड्यूरिंग डिलीवरी, बर्थ के वक्त. अगर बेबी फीटस है वो गलती से एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पिरेट कर लेगा तो उसकी वजह से हो सकता है चांसेस ड्यूरिंग डिलीवरी. द न्यूबॉर्न कैन बिकम इन्फेक्टेड फ्रॉम कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स. यस, ये एक दो तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देर आर रेयर चांसेस एंड ड्यूरिंग डिलीवरी देर आर चांसेस. अदर देन दैट, अगर वो न्यूबॉर्न अभी बॉर्न हुआ है और कोई इन्फेक्टेड पर्सन, टीबी वाला पर्सन उसके कांटेक्ट में आएगा तो बेबी को तो इजीली हो जाएगा, वो उसकी इम्यूनिटी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है और वो एयरबॉर्न डिजीज है. तो कोई इन्फेक्टेड पर्सन बेबी के कांटेक्ट में आ जाता है, नॉट ओनली मदर, कोई भी पर्सन, तो न्यूबॉर्न को होने का रिस्क है. सो दिस आर द 3 रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन. अंडरस्टूड? Yes. हाँ. रिस्क टू प्रेग्नेंट क्लाइंट. अभी जो
फीमेल जो प्रेग्नेंट है उसको क्या रिस्क है, उसको क्या प्रॉब्लम होगा ड्यू टू टीबी. सो एक्टिव डिजीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैज बीन एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी. यस, अगर मदर को प्रेगनेंसी में एक्टिव टीबी है तो उसकी वजह से देर आर हाई चांसेस कि उसको हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं प्रेगनेंसी में. मतलब जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया कुछ भी हो सकता है रिलेटेड टू हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स, कुछ भी हो सकता है. डायग्नोसिस आपको कैसे पता चलेगा कि फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम टीबी. सो वी नो कि a chest radiograph is required for the client and it is done only after 20 weeks of gestation. Why after 20 weeks? The rationale is કેમ કે એમ્બ્રિયોજેનેસિસ થશે ને 20 વીક પહેલા તો हाँ 20 वीक तक उसके ऑर्गन्स अभी बने नहीं है. आफ्टर 20 वीक्स ऑर्गन्स बन जाते हैं, फिर वो ग्रो होते हैं, सिर्फ ऑर्गन फॉर्मेशन हो जाता है, फिर उसका ग्रोथ ही होता है. सो आफ्टर 20 वीक्स आप कर सकते हो. अगर बिफोर कर दोगे तो वो ऑर्गन ही बनना फेल हो जाएगा. एंड 20 वीक्स के बाद भी आप करते हो तो भी आपको क्या ध्यान रखना है, यू हैव टू प्रोटेक्ट द एब्डोमेन. उसको लीड शील्ड करके मदर का आप एक्सरे कर सकते हो. एब्डोमेन को आप ओपन नहीं रख सकते आफ्टर 20 वीक्स अगर कर रहे हो तो भी. ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्टिंग इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. फिर भी डॉक्टर्स क्या करते हैं, हाउएवर द पीएससीपी want to delay the testing until after delivery. ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में आप ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट नहीं कर सकते, इट इज सेफ, कर सकते हैं, बट फिर भी पीएससीपी प्रीफर करते हैं कि डिलीवरी के बाद ही वो लोग टेस्टिंग करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज असेसमेंट. हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि मदर इज हैविंग ट्यूबरक्यूलोसिस. तो प्रेग्नेंट क्लाइंट में, प्रेग्नेंट और न्यूबॉर्न में दोनों के असेसमेंट फाइंडिंग्स हम देखेंगे. प्रेग्नेंट फीमेल्स में क्या चीजें देखने को मिलेगी, तो यूजुअली एसिम्टोमेटिक हो सकता है वो, बट अगर है सिम्टम्स तो कैसे होंगे, तो फीवर और चिल्स होगा, नाइट स्वेट्स हो जाएंगे, वेट लॉस होगा, फटीग होगा, कॉफ विथ हिमोप्टिसिस और ग्रीन येलो स्पूटम. न्यू स्टूडेंट्स, व्हाट इज हिमोप्टिसिस? blood is sputum. यस, ब्लड इन બ્લડ स्पूटम. ઇન सो સ્પુટમ कॉफ कॉफ हो रहा है, कॉफिंग आ रहा है, सो उसमें जो स्पूटम है उसमें ब्लड होगा या फिर ग्रीन और येलो कलर का स्पूटम होगा. डिज्निया होगा एंड प्लूरल पेन होगा, मतलब चेस्ट पेन होगा, प्लूरिटिक पेन होगा मदर को. सो दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग्स ऑफ अ प्रेग्नेंट क्लाइंट. अगर न्यूबॉर्न में वो इन्फेक्शन है, न्यूबॉर्न ड्यूरिंग डिलीवरी उसने एस्पिरेट कर लिया है वो, या फिर डायरेक्टली मदर के भी कांटेक्ट में आ गया, कुछ भी है, न्यूबॉर्न को इन्फेक्शन हो गया, तो क्या देखने को मिलेगा. सो देयर विल बी फीवर इन न्यूबॉर्न, बेबी लेथार्जिक हो जाएगा, पुअर फीडिंग, अच्छे से खाना नहीं खाएगा, फेलियर टू थ्राइव. फेलियर टू थ्राइव मतलब બેબીનો ગ્રોથ ગ્રોથ ન થાય. without ग्रोथ नहीं increasing the होगा. weight. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा बेबी का. सो देर आर चांसेस ऑफ फेलियर टू थ्राइव. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, हिपेटोस्प्लीनोमेगाली, लीवर और स्प्लीन एनलार्ज हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, एंड डिजीज में स्प्रेड टू ऑल मेजर ऑर्गन्स. यस, समटाइम्स देर आर चांसेस कि मेजर ऑर्गन्स है जो भी बेबी में, उसमें भी डिजीज स्प्रेड हो सकता है. सो दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग्स इन प्रेग्नेंट क्लाइंट एंड न्यूबॉर्न. ओके, इंटरवेंशंस क्या करोगे आप अगर प्रेग्नेंट क्लाइंट है तो. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड एंड रिफाम्पिन डेली फॉर 9 months एज प्रिस्क्राइब्ड. इथाम्ब्यूटॉल इज एडेड इफ मेडिकेशन रेजिस्टेंस इज लाइकली. ओके, बट अगर मदर को इतना आपने एक्सरे कर लिया, आपको लग रहा है कि एक्टिविटी भी नहीं है, सो डॉक्टर क्या करते हैं, यूजुअली ट्रीटमेंट कब देते हैं, आफ्टर 9 मतलब डिलीवरी. आफ्टर डिलीवरी देते हैं, बिकॉज दिस मेडिकेशन आर सो उसके साइड इफेक्ट ज्यादा है, सो बेबी पर भी हो सकते हैं. बट अगर मदर को एक्टिविटी भी है, सो फिर ऐसा नहीं है कि इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, वी कैन नॉट गिव इन प्रेगनेंसी, वी कैन गिव, बट यूजुअली डॉक्टर जस्ट लाइक ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट वो आफ्टर डिलीवरी ही देते हैं, बट देर इज सो मच ऑफ नीड, सो फिर आपको देनी पड़ेगी. सो 9 months तक डेली मदर को आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड और रिफाम्पिन दी जाती है. इथाम्ब्यूटॉल इज एडेड इफ मेडिकेशन रेजिस्टेंस इज लाइकली. अगर ये मेडिकेशन से रेजिस्टेंस जैसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि रेजिस्टिविटी हो गई है, तो डॉक्टर इथाम्ब्यूटॉल भी ऐड करेंगे. Pyridoxine should be administered with isoniazid to the pregnant client to prevent
फीटल न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय आइसोनियाजिड, यस ये मेडिसिन है, वो फीटस के लिए अच्छी नहीं है, दैट्स व्हाई डॉक्टर अवॉइड करते हैं। बट अगर आपको देने की जरूरत पड़ गई है एंड आपने आइसोनियाजिड दिया है, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड एंड रिफाम्पिन, ये ट्रीटमेंट आइडियली प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। उसके साथ अगर ऐसा लग रहा है कि टॉक्सिसिटी रेजिस्टेंट हो गया है, तो डॉक्टर इथाम्ब्यूटोल ऐड करेंगे। बट जब भी डॉक्टर आइसोनियाजिड प्रीफर करते हैं मेडिकेशन देने के लिए, सो उसकी वजह से फीटस में न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है। सो टू प्रिवेंट दिस, डॉक्टर आइसोनियाजिड के साथ साथ पायरिडॉक्सिन भी दे देंगे। प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग और चेस्ट फीडिंग ओनली इफ द क्लाइंट इज नॉन इन्फेक्शियस, यस ब्रेस्ट फीडिंग और चेस्ट फीडिंग कब करना चाहिए? जब क्लाइंट में इन्फेक्शन ना हो तभी मदर को बोलना है, या फिर उसने अच्छे से ट्रीटमेंट ली है एंड नाउ एक्टिव टीबी नहीं है, टीबी इन्फेक्टेड है अभी बट वो एक्टिव नहीं है, तो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है बेबी को। सो जो अब वो नॉन इन्फेक्शियस हो तभी वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है। अंडरस्टूड अबाउट द इंटरवेंशंस इन प्रेग्नेंट क्लाइंट? यस मैम। ओके, न्यूबॉर्न में क्या करोगे आप? सो मैनेजमेंट फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग डिजीज एंड ट्रीटिंग अर्ली इन्फेक्शन, यस न्यूबॉर्न में हमारा मेन गोल क्या है कि उसको डिजीज हो ही नहीं, पहला गोल ऐसा है, वी हैव टू प्रिवेंट द टीबी डिजीज इन न्यूबॉर्न। और फिर अगर हो गया है सो यू हैव टू ट्रीट दैट अर्ली, कि उसको पूरी बॉडी में मेजर ऑर्गन्स में स्प्रेड ना हो जाए। सो पहला है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, बट अगर हो गया है सो यू हैव टू ट्रीट इट अर्ली। स्किन टेस्टिंग इज परफॉर्म ऑन द न्यूबॉर्न एट बर्थ, यस अगर आपको लगता है कि देयर माइट बी चांसेस, हाई रिस्क है उसको ट्रांसमिट होने का, तो जैसे ही वो बॉर्न होता है आपको उसमें स्किन टेस्टिंग करना होगा। एंड द न्यूबॉर्न मे बी प्लेस्ड ऑन आइसोनियाजिड थेरापी। The skin test is repeated in 3 to 4 months and isoniazid may be stopped if the skin test results remain negative. Yes, आपने स्किन टेस्ट कर लिया, फिर तुरंत ही बेबी को आइसोनियाजिड पर थेरापी पर रख लो, बिकॉज देयर माइट बी चांसेस कि उसको इन्फेक्शन हुआ होगा। फिर आफ्टर 3 to 4 months आपको फिर से टेस्ट रिपीट करना है, और अगर तब नेगेटिव आता है तो स्टॉप कर दो, बट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखोगे। अंडरस्टूड? Yes or no? Okay. If the skin test results positive, the मैडम newborn, yes, आइसोनाइजर થી टॉक्सिसिटी नहीं થાય પછી बेबी? हाँ बट वी हैव टू गिव, अदर ऑप्शन नहीं है ना, उसको प्रॉब्लम होता है, वी नो कि दिस मेडिकेशंस हैव सो मच ऑफ साइड इफेक्ट्स, बट फिर भी वी हैव टू ट्रीट दैट, अगर नहीं देंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा, सो स्टिल हमें उसको देना ही पड़ेगा। देन इफ द स्किन टेस्ट इज पॉजिटिव, नेगेटिव आया तो आपने स्टॉप कर दिया, बट अगर फिर भी पॉजिटिव आता है सो यू हैव टू कंटिन्यू द आइसोनियाजिड फॉर एटलीस्ट 6 months और एज प्रिस्क्राइब्ड। 6 months के लिए तो नॉर्मली चलती है उसकी मेडिसिन, फिर डिपेंड करेगा डॉक्टर कितनी टाइम तक बोलते हैं, 1 year ज्यादा बोलते हैं कि क्या होता है, बट एटलीस्ट 6 months के लिए तो उसकी ट्रीटमेंट चालू ही रहेगी, फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे कि कितने टाइम तक लेनी है। If the birthing parent's sputum is free of organism, the newborn does not need to be isolated from parent while in hospital. Yes, अगर जो birthing parent है, mother है, उसका sputum free of organism आया है, और वो भी कितनी बार आप लेते हो चेक करने के लिए? कब हम उसको बोलेंगे कि the person is TB free now? एट बर्थ ही लीधું હોય બેબી। नॉर्मली स्पुटम कल्चर करके आप कब पता लगाओगे कि हाँ नाउ द पर्सन इज फ्री ऑफ टीबी? 6 months. लेट मी गिव यू हिंट, आप स्पुटम टेस्ट करते हो, जो भी पेशेंट को टीबी है उसका रेगुलरली स्पुटम टेस्ट किया जाता है, वो ट्रीटमेंट पर तो होता है पर उसका स्पुटम भी टेस्ट करता है। सो डॉक्टर कब डिसाइड करेंगे कि नाउ यू हैव टू स्टॉप द मेडिकेशन, नाउ यू आर सेफ, अभी आपको टीबी क्योर हो गया है, नाउ यू आर सेफ, तो डॉक्टर ऐसा कब डिसाइड करते हैं कि नाउ यू डो देयर इज नो नीड टू टेक मेडिकेशंस? इट इज डन विद द स्पुटम टेस्ट। स्पूटम कल्चर नेगेटिव આવે તો एक कल्चर, 3 कल्चर मे बी। थ्री कंसेक्यूटिव कल्चर्स अगर नेगेटिव आते हैं तो वो पर्सन हम सेफ कहलाता है। सो जब बर्थिंग पेरेंट का स्पुटम फ्री ऑफ ऑर्गेनिज्म हो जाए, नाउ देयर आर नो ऑर्गेनिज्म इन हर स्पुटम, तो फिर वो न्यूबॉर्न है, उसको पेरेंट से दूर रहने की जरूरत नहीं है। अगर वो पेरेंट एक्चुअली में एक्टिव टीबी वाला है, सो न्यूबॉर्न अगर मदर के साथ रहेगा, सो वी नो कि वो एयरबॉर्न डिजीज है,
सो वो बेबी को इजीली ट्रांसमिट होगा ना। सिर्फ मदर, कोई भी है उसके फैमिली में किसी को भी टीबी है, उसके साथ रहेगा न्यूबॉर्न तो उसको हो सकता है। बट अगर उसका स्पूटम फ्री ऑफ ऑर्गेनिज्म है, सो बेबी न्यूबॉर्न को कोई खतरा नहीं है उस पर्सन से। हाँ, यहाँ पर हम मदर की बात कर रहे हैं, सो मदर का अगर स्पूटम फ्री ऑफ ऑर्गेनिज्म है, सो देर आर नो एनी रिस्क। बेबी, न्यूबॉर्न बेबी को आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है, वो पेरेंट के साथ भी रह सकता है इन द हॉस्पिटल। अंडरस्टूड? Yes. Okay. So that is all about TB. Next is urinary tract infection, or we can also say that acute cystitis and acute pyelonephritis. What is cystitis? Inflammation in bladder. Yes, inflammation of bladder, हम उसको cystitis बोलते हैं. So a urinary tract infection can occur during pregnancy. Pregnancy is a predisposing factor. Yes, UTI प्रेगनेंसी में होने के चांसेस ज्यादा है। प्रेगनेंसी यूटीआई के लिए एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। A urinary tract infection can be either lower urinary tract infection, that is cystitis, or upper urinary tract infection, that is pyelonephritis. Yes, प्रेगनेंसी में जो ब्लैडर जो यूट्रस ग्रो कर रहा है उसकी वजह से यूरिनरी फ्रीक्वेंसी हो रही है, या फिर यूरिन निकल नहीं रहा है, प्रेशर हो रहा है, सो देर आर सो मेनी चांसेस की जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में यूटीआई होने के रिस्क है। अगर लोअर ट्रैक्ट में होगा तो हम सिस्टाइटिस बोलेंगे, अपर ट्रैक्ट में होगा तो हम पायलोनेफ्राइटिस बोलेंगे। Those may also experience asymptomatic bacteriuria. Yes, sometimes asymptomatic bacteriuria भी होता है। मतलब क्या? उसके यूरिन में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बट वो मदर को कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है यूटीआई के। ना फीवर है, ना डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ गया है, ना बर्निंग सेंसेशन है, ना फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, कुछ नहीं है। कोई भी यूटीआई के साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, बट उसके यूरिन में टाइम्स मदर ऐसा भी एक्सपीरियंस करती है एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया। यूरिन में बैक्टीरिया है बट यूटीआई के कोई सिम्टम्स नहीं है। प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस यूटीआई क्यों होता है? सो लेट्स सी। सो फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। वो मदर जब प्रेग्नेंट नहीं थी तब भी उसको एक बार यूटीआई था, सो देर आर हाई चांसेस कि प्रेगनेंसी में उसको यूटीआई हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट एनोमलीज ही है कुछ, यूरिनरी ट्रैक्ट में ही कुछ प्रॉब्लम है तो भी। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब वो प्रॉपर खाना नहीं खाएगी, हाइजीन नहीं मेंटेन करेगी, सो देर आर चांसेस। सेक्सुअल एक्टिविटी पर भी डिपेंड करता है कि उसकी कैसी है। यंग एज होगी तो भी चांसेस है। सिकल सेल ट्रेट, मतलब वो सिकल सेल अनेमिक है तो भी देर आर चांसेस कि उसको यूटीआई हो सकता है। पुअर हाइजीन एंड अनेमिक होगी मदर तो भी उसको रिस्क है यूटीआई होने का। सो दिस आर द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को यूटीआई क्यों होता है। सो दिस कुड बी अ रीजन। Okay, next is diabetes, obesity and catheterization. These are also predisposing factors जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में यूटीआई हो सकता है। स्क्रीनिंग कैसे करोगे आप? सो इट इज डन एट द फर्स्ट प्रीनेटल विजिट और एट 12 to 16 वीक ऑफ जेस्टेशन। रीस्क्रीनिंग इज डन बेस्ड ऑन द रिस्क फैक्टर्स। यस, पहली फर्स्ट जो प्रीनेटल विजिट होती है तब आप एक बार स्क्रीनिंग करते हो, यूटीआई चेक करते हो, या फिर 12 to 16 वीक्स में आपने एक बार चेक किया। फिर अगर आपको लगता है कि द मदर इज, ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में से कुछ एक है, मदर का सिकल सेल ट्रेट है, डायबिटिक है, उसको पहले हिस्ट्री रह चुकी है, सो ऐसे जो हाई रिस्क वाली मदर होती है, सो अगर वो हाई रिस्क ग्रुप में है बट 12 to 16 वीक्स में यूटीआई नहीं है उसको, पर आपको लगता है कि ये हाई रिस्क वाली मदर है, तो उसका रीस्क्रीनिंग आप करोगे। असेसमेंट एंड इंटरवेंशन। यस, असेसमेंट फाइंडिंग सेम, हमने ऑलरेडी चैप्टर 55 रीनल एमएसएन में पढ़ा था, सो उसके सेम ही होंगे, बट ये चीज ध्यान रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टाइटिस एंड द प्रोग्रेशन टू पायलोनेफ्राइटिस। If progress to pyelonephritis, hospitalization may be required for antibiotic therapy and possible tocolysis. Yes, हमें पता होना चाहिए कि मदर को सिस्टाइटिस है या पायलोनेफ्राइटिस है, बिकॉज सिस्टाइटिस में धीरे धीरे वो अगर ट्रीट नहीं हुआ तो धीरे धीरे वो किडनीज तक चला जाएगा, पायलोनेफ्राइटिस कर लेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता चले कि मदर को सिस्टाइटिस है या पायलोनेफ्राइटिस है। अगर मदर को पायलोनेफ्राइटिस हो गया है, पायलोनेफ्राइटिस तक किडनीज तक चला गया है इन्फेक्शन, तो मदर को आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, उसको एंटीबायोटिक थेरापी भी देनी पड़ेगी एंड टोकोलाइसिस, टोकोलाइटिक ड्रग्स भी देना पड़ेगा कि जिसकी वजह से
स्टार्ट ना हो जाए लेबर, बिकॉज जब भी मदर को बॉडी में कहीं पे भी इंफेक्शन या इन्फ्लामेशन होगा, सो ड्यू टू दैट इंफ्लामेटरी रिएक्शन ऑक्सीटोसिन ज्यादा रिलीज होने का चांसेस है और डिलीवरी हो सकती है। सो बॉडी में कहीं पे भी इंफ्लामेशन होगा, इंफ्लामेशन की वजह से अर्ली डिलीवरी हो सकती है। देयर आर रिस्क कि इंफ्लामेटरी प्रोसेस की वजह से अर्ली डिलीवरी हो सकती है। सो हमें ध्यान रखना है, एंटीबायोटिक तो देनी है बट पॉसिबली हमें टोकोलाइटिक्स भी देने पड़ेंगे। अंडरस्टूड अबाउट द इंटरवेंशन? Yes. यस और नो? ओके। नेक्स्ट इज ओबेसिटी इन प्रेगनेंसी। सो आपने देखा होगा कि कुछ फीमेल्स ऑलरेडी ओबेस होती है प्रेगनेंसी में भी। तो क्या होता है? सो ओबेसिटी इन एवरी पॉपुलेशन इंक्लूडिंग एडल्ट्स, चिल्ड्रन is a problem in the United States. यूनाइटेड स्टेट्स में ओबेसिटी बहुत मेजर प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफ। सारी पॉपुलेशन में ओबेसिटी देखने को मिलेगी, एडल्ट्स, चिल्ड्रंस में भी देखने को मिलेगी, चिल्ड्रन में भी आपको देखने को मिलेगी। ओबेसिटी इन प्रेगनेंसी प्लेसेस द क्लाइंट एट रिस्क फॉर सेवरल कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लाइक GDM, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्शिया, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एंड सीजेरियन बर्थ की भी रिक्वायरमेंट होगी। फीमेल्स में भी ओबेसिटी कॉमन है, और अगर फीमेल को प्रेगनेंसी में अगर वो ओबेस है, ओबेसिटी है उसको, तो उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं प्रेगनेंसी में। लाइक उसको GDM हो सकता है ड्यू टू ओबेसिटी, हाइपरटेंशन हो सकता है, उसमें से प्री एक्लेम्शिया हो सकता है। अगर वो प्री एक्लेम्शिया सीवियर हो गया तो एक्लेम्शिया भी हो सकता है, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, एंड ओबेसिटी की वजह से आपको सीजरियन भी उसमें करना पड़ेगा। हाई इंक्रीज रिस्क की डिमांड उसमें ज्यादा है, उसमें नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करने में रिस्क ज्यादा है। सो ओबेसिटी की वजह से CS भी करना पड़ता है। डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग IV एक्सेस। यस, डिलीवरी के वक्त क्या प्रॉब्लम होगा ड्यू टू ओबेसिटी? डिलीवरी के वक्त ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि आपको IV एक्सेस, इतनी ओबेस है वो फीमेल कि आपको IV एक्सेस ही नहीं मिल रही है, एपिड्यूरल एक्सेस भी नहीं मिल रही है टू गिव द एनेस्थेशिया और इंट्यूबेशन के लिए, एंड फ्रॉम डिक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन विद एसोसिएटेड इंक्रीज कार्डियक आउटपुट स्ट्रेसिंग द हार्ट। यस, समटाइम्स क्या होता है, वो ओबेस होती है प्रेगनेंसी में और वेट गेन होगा, सो हार्ट पर कितना स्ट्रेस पड़ेगा। सो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज हार्ट को बहुत काम करना पड़ेगा, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा, और उसके सामने आप ऑक्सीजन उतना सप्लाई नहीं कर पाओगे। जब आप उसको एनेस्थेशिया देते हो, इंक्यूबेट करते हो, तो वी नो कि हम वेंटिलेटर पर होते हैं, हम ऑलरेडी मैकेनिकल ब्रीथिंग कर रहे हैं, बट वो ओबेस है, उसको बॉडी की रिक्वायरमेंट इतनी सारी है, हार्ट पर इतना ज्यादा स्ट्रेस था, तो समटाइम्स ऑक्सीजन कंजप्शन कम हो जाता है। इट इज अ कॉम्प्लिकेशन कि उसमें ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो सकता है ड्यूरिंग डिलीवरी, सो ये प्रॉब्लम हो सकता है। ओबेसिटी इन प्रेगनेंसी कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन न्यूबॉर्न आल्सो। एस, ओबेसिटी की वजह से सिर्फ उसकी प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के वक्त कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, न्यूबॉर्न में भी प्रॉब्लम्स होते हैं। कैसे प्रॉब्लम्स होंगे? स्टिल बर्थ हो सकता है, प्री मैच्योर बर्थ हो सकता है, कंजेनाइटल अनोमलीज हो सकती है, उसको भी फ्यूचर ओबेसिटी होगी, बेबी को भी ओबेसिटी हेरिडिटरी में मिल जाएगी, हार्ट डिजीजेस हो सकते हैं बेबी में, या डिफिकल्टी विद ब्रेस्ट फीडिंग और चेस्ट फीडिंग। यस, बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग लेने में प्रॉब्लम होगा, वो अच्छे से फीडिंग नहीं ले पाएगा, तो ऐसा प्रॉब्लम न्यूबॉर्न में भी देखने को मिलता है ड्यू टू ओबेस मदर। Obese person have lower prolactin response to suckling in first week postpartum, contributing to high rates of breastfeeding failure in this population. Yes, जो लोग ओबेस होते हैं उनमें क्या होता है, प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्स कम होता है। प्रोलैक्टिन कब रिलीज होगा? जैसे ही बेबी सक करता है ब्रेस्ट पर। सो नॉर्मली मदर की ब्रेन उसको सिग्नल्स देंगे, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन दोनों रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन टू कॉन्ट्रैक्ट द लैक्टेटिंग डक्ट्स और प्रोलैक्टिन टू सीक्रेट द मिल्क। सो ये दोनों रिलीज होता है, बट ये मदर ओबेस है, उसकी वजह से उसका जो प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्स है वो कम हो गया है। सो ये देखने को मिलता है, इट इज सो कॉमन इन द फर्स्ट वीक ऑफ पोस्टपार्टम कि बेबी कितना भी ट्राई कर ले, मदर में से मिल्क इजेक्ट ही नहीं हो रहा है। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन ओबेस पर्सन। अंडरस्टूड? Yes. ओके। Yes, sir. Next, potential post-delivery complications and associated interventions. Yes.
आफ्टर डिलीवरी हमने कॉम्प्लिकेशंस क्या देखी, प्रेगनेंसी में क्या हो सकता है, डिलीवरी के वक्त मदर में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बेबी में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो हमने देखे। सो पोटेंशियल पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, आफ्टर डिलीवरी ड्यू टू ओबेसिटी क्या हो सकता है मदर में, वो भी देखेंगे, और उसके लिए आप क्या इंटरवेंशंस करोगे वो देखेंगे। सो फर्स्ट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है। वी नो कि ओबेसिटी, जो भी ओबेस पर्सन है, नॉट ओनली फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल, जो भी पर्सन ओबेस है उसमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क ज्यादा है। सो इसमें भी होगा। सो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म फॉर्मेशन इज अ मेन कंसर्न पोस्टपार्टम, उसमें ज्यादा होता है। एज प्रिस्क्राइब थ्रोम्बोएम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स, sequential compression devices and pharmacological venous thromboembolism prophylaxis may be necessary post delivery. पोस्ट आफ्टर डिलीवरी पोस्टपार्टम पीरियड में थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होने के कंसर्न्स ज्यादा है। तो हम ऑलरेडी क्या क्या कर लेंगे, उसको स्टॉकिंग्स दे देंगे, सिक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस पहना देंगे, या फिर प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स के लिए आप वो लो मोलेक्युलर वेट हिपेरिन ऐसा सब दे सकते हो कि एम्बोलस क्लॉट फॉर्मेशन हो ही नहीं। Postpartum hemorrhage is also common. It is more common, as well as difficulty in locating the fundus predisposing further to this problem. Yes, postpartum hemorrhage क्यों होता है? Because uterus है वो contract नहीं हो रहा है। So ये मदर में postpartum hemorrhage हो सकता है। अगर कोई भी मदर को ब्लीडिंग एक्सेस हो रहा है तो आपको ब्लीडिंग स्टॉप करना है, तो आप क्या करोगे? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओबेस पर्सन, नॉर्मल फीमेल है, आफ्टर डिलीवरी ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, द फीमेल डज नॉट हैव पीपीएच राइट नाउ, बट ब्लीडिंग ज्यादा है, अगर वो ब्लीडिंग को अभी स्टॉप नहीं किया सो पीपीएच हो सकता है, हेमरेज हो जाएगा, पोस्टपार्टम हेमरेज। पर अभी ब्लीडिंग हो रहा है तो आप वो ब्लीडिंग को कम करने के लिए, स्टॉप करने के लिए क्या करो? एंटीबायोटिक। एंटीकोएगुलेंट। ओके, ओके। अदर थिंग्स? फंडल मसाज या फिर ओके, फंडल मसाज एंड यूट्रस को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। यस। सो दिस आर द ट्रीटमेंट। आप पहले फंडस मसाज फटाफट स्टार्ट कर दोगे, और एक बाजू ऑक्सीटोसिन भी चालू है, सो उसकी वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड ब्लड वेसल्स क्लोज हो जाएगी। अगर तब भी नहीं बात बन रही है तब आपको एंटीकोएगुलेंट्स देने पड़ेंगे टू क्लॉट द ब्लड। बट नॉर्मली फंडल मसाज करने की वजह से, फॉर एग्जाम्पल दिस आर द आर्टरीज, ये यूट्रस है, दिस इज द आर्टरीज। सो यूट्रस, अभी बेबी प्लासेंटा निकल गया है, प्लासेंटा सेपरेट हो जाएगा तो प्लासेंटा तक ब्लड सप्लाई जो आर्टरीज दे रही थी वो ओपन हो गई है। सो ये ओपन है, सब जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये आर्टरीज कंप्रेस हो जाएगी, तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। सो इसीलिए हमें यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। सो आप फंडस मसाज करोगे तो मसाज की वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट हो सकते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अदर थिंग इज ऑक्सीटोसिन। बट इसमें पोस्टपार्टम हेमरेज भी एक प्रॉब्लम है, और आपको फंडस भी नहीं मिलेगा, वो इतनी ओबेस है, उसके आजू बाजू फैट एडिपोज टिश्यू इतने सारे हैं कि आपको फंडस लोकेट करने में ही प्रॉब्लम होगा। आप फंडल मसाज कैसे करोगे? सो एक तो फंडस नहीं मिलेगा आपको, तो आप मसाज भी नहीं कर सकते, और इसकी वजह से और प्रॉब्लम होगा। अंडरस्टूड? यस। Yes. हाँ, सो उसमें ये एक प्रॉब्लम है। एंडोमेट्राइटिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन दिस पॉपुलेशन। सो पोस्टपार्टम क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस थी? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, यस, क्लॉट फॉर्मेशन, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, पीपीएच हो सकता है, एंडोमेट्राइटिस हो सकता है, ये तीन मेन कॉम्प्लिकेशन है। सो अब क्या करोगे? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का तो हमने देख लिया कि आपको एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स करना है, और अर्ली एम्बुलेशन आप करवा सकते हो टू प्रिवेंट द वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। Frequent monitoring and cleaning of surgical incision, episiotomy or cesarean incision is needed to prevent the infection or dehiscence due to excess abdominal fat. Yes, आपको इस मदर में पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस हो सकता है, पीपीएच हो सकता है। सो आपको क्या करना है, जो भी इंसिजन आपने रखे हैं उसको फ्रिक्वेंटली मॉनिटर करना है। जो सारे इंसिजन है उसको मॉनिटर करने के लिए आप क्या करोगे, कैसे मॉनिटर करोगे? रीडा। रीड स्कोर से, यस, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि उसमें इन्फेक्शन है या नहीं। सो आपको फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करना है, रीडा स्कोर चेक करना है, फ्रीक्वेंटली उसको क्लीन करना है, जो भी एपिजियोटॉमी और सीजेरियन इंसिजन है उसको क्लीन करना है फ्रीक्वेंटली टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। और समटाइम्स डेहिसेंस ड्यू टू एक्सेस एब्डोमिनल फैट, हमें पता है डेहिसेंस मतलब क्या?
फ्यूचर टूटी जैसे। तो हाँ, सेपरेट। सेपरेट हो जाएगी। तो इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए आप फ्रीक्वेंटली रीडा स्कोर मॉनिटर करोगे और उसको क्लीन करोगे तो इन्फेक्शन प्रिवेंट हो जाएगा। फिर आपको फ्रीक्वेंटली वो भी मॉनिटर करना पड़ेगा कि सूचर लाइन ऐसे सेपरेट ना हो जाए। डेहिशंस इज ऑल्सो कॉमन ड्यू टू एक्सेस एब्डोमिनल फैट, वो बहुत ओबेस है तो उसकी वजह से डेहिशंस भी हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको मॉनिटर करना पड़ेगा वो फीमेल को। अंडरस्टूड? यस। ओके, सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद हम एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे ड्यू दैट हैपेंस इन प्रेगनेंसी। ये तो हमने देख लिया, उसके सिवाय के कॉम्प्लिकेशंस हम ब्रेक के बाद देखेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। So first, let's see table 23.4. So first complication, now we are going to study कि कौन सी complications होती है during pregnancy, क्या problem हो सकता है, क्यों होता है, what are the risk factors for this complication and how we can manage, we can prevent this. So interventions पढ़ना है. So now let's see about first complications that happen during pregnancy is dental abscess. So dental abscess, broken or missing teeth. Pregnancy gingivitis. What is gingivitis? Inflammation of gum. Yes, inflammation of gums. Then periodontal disease. What is periodontal disease? Periodontal disease मतलब guess तो करो at least. What is periodontal disease? Gums. Okay. फिर पेरिडोंटाइटिस मतलब Gum infection. ओके, गम इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होता है, बट स्पेसिफिकली क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिंजिवाइटिस एंड पेरिडोंटाइटिस? gingivitis is also inflammation of gums, so periodontitis में भी inflammation होता है, बट एक चीज अलग है। ओके, सो दिस आर टीथ, ये टीथ है। सो हमें पता है कि नीचे का पूरा गम है, सो कहीं पे भी गम्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए दैट इज जिंजिवाइटिस। बट वी नो कि ये टीथ है, उसके आजू बाजू ऐसे गम में वो अंदर एम्बेडेड है टीथ। सो उसके आसपास ये ड्यू टू प्लेक फॉर्मेशन, ये टीथ के आसपास के जो गम्स है यहाँ पर इंफ्लेमेशन हो जाएगा। सो धीरे धीरे वो नीचे चला जाएगा, पूरा टीथ ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा। सो पेरिडोंटाइटिस की वजह से जो गम्स है वो धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं, रिग्रेस हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं और टीथ ज्यादा एक्सपोज हो जाता है। तो पेरिडोंटाइटिस मतलब टीथ के आजू बाजू वाला स्पेसिफिक जो गम है वहां पर इंफ्लेमेशन हो जाता है, और ड्यू टू दैट इंफ्लेमेशन धीरे धीरे रिसेशन चालू हो जाता है, गम्स रिसेशन चालू होना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस आर द पेरिडोंटल डिजीज। पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा, व्हाट इज दिस? पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा क्या है? ट्यूमर था ये मतलब। ओके, ट्यूमर जैसा होता है। एनी अदर थिंग? ट्यूमर जैसा दिखता तो है, बट एनी अदर आंसर? આજે પેલું ટોબો કે ચ્યુ કરતા અને એમને વધારા જોવા મળે છે. ओके, पर वो क्या है? ट्यूमर जैसा दिखता है चलो, बट वो क्या है? અને पायोजेनिक, यस। સ્ટાર્ટિંગમાં હોય ને અમે કેન્સરસ વાળું નતું હોતું, બટ લોંગ ટાઈમ રન પછી કેન્સરસ થઈ જાય. ओके, सो पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा क्या है? सो स्पेसिफिकली हम अभी ओरल की बात कर रहे हैं, माउथ की। वो कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ माउथ में होगा, बट अभी हम माउथ के बारे में देख रहे हैं। सो क्या होता है माउथ में? नई ब्लड वेसल्स बनना स्टार्ट हो जाता है, नई ब्लड, एबनॉर्मली नई ब्लड वेसल्स स्टार्ट बनना स्टार्ट हो जाती है, एंड ऐसा एक क्लस्टर जैसा बन जाता है। बाहर से देखोगे आप तो ट्यूमर जैसा दिखेगा, बट वो क्या है?
उसके अंदर बहुत सारी नई न्यू ब्लड वेसल्स बन गई है और वो ट्यूमर जैसा है। इट इज नॉट कैंसेरियस, वो ग्रेन्युलोमा है, सिर्फ नई न्यू फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल है। अगर आप उसको अर्ली रिमूव कर दोगे सो दैट इज कम्प्लीटली फाइन। हाँ, बट अगर वो वैसे का वैसा ही रहा सो प्रोलॉन्ग स्टेट में वो मैलिग्नेंट हो सकता है। सो पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा वो क्या है, ट्यूमर जैसा दिखता है बट इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स विच फॉर्म्स अ क्लस्टर, क्लस्टर जैसा हो जाता है और एक ट्यूमर जैसा दिखता है। यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन गूगल कि व्हाट इज पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा, उसकी इमेजेस देखो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या है। इनिशियली इट इज नॉन मैलिग्नेंट, बट अगर उसको रखेंगे, कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल स्टार्टिंग में नॉन मैलिग्नेंट ही होता है बट धीरे धीरे वो मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ओरल कैंसर, सो दिस आर द कॉम्प्लिकेशंस दैट कैन अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्यों होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये कॉम्प्लिकेशंस? तो द रिस्क फैक्टर्स आर tobacco use, high sugar consumption, poor oral hygiene, oral hygiene अच्छी है नहीं, high stress levels, substance use particularly methamphetamine, ये डायबिटीज, HIV इन्फेक्शन, इम्यूनोसप्रेशन, लो इनकम, पुअर न्यूट्रिशन, medications that reduces the saliva, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, हेरिडिटरी में ही है उसको, या फिर पुअर एक्सेस टू ओरल हेल्थ प्रोवाइडर। यस, सो दिस आर द रिस्क फैक्टर्स। मगर मदर अगर टबैको यूज कर रही है, बहुत सारा शुगर कंज्यूम कर रही है, ओरल हाइजीन प्रॉपर से मेंटेन नहीं कर रही है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, सब्सटेंस अब्यूज कर रही है, डायबिटिक है, HIV इन्फेक्शन है, या फिर इम्यूनोसप्रेशन है ड्यू टू कीमो या फिर ड्यू टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एनी हाउ उसका इम्यूनिटी सप्रेस हो गया है, लो इनकम है, अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले रही है, मेडिकेशंस ऐसी ले रही है जिसकी वजह से सलाइवा सिक्रीशन कम हो जाता है। सो ड्राई माउथ में इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, हेरिडिटरी में मिला है उसको, या फिर ओरल हेल्थ केयर चेकअप के लिए ही उसको एक्सेस नहीं मिल रहा है। सो दिस आर द रिस्क फैक्टर। नाउ आप कैसे मैनेज कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो? सो एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक के लिए आप मदर को बोलोगे कि प्रॉपर एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक ले मदर। टीथ ब्रशिंग ट्वाइस डेली विथ फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट, यस, दिन में 2 बार ब्रशिंग करना चाहिए एंड फ्लॉसिंग भी करना चाहिए, एंड टूथपेस्ट भी फ्लोरिडेटेड होनी चाहिए। फ्लॉस एटलीस्ट वंस अ डेली, यस, फ्लॉस भी करना इंपॉर्टेंट है। रेगुलर ओरल हेल्थ चेकअप्स, आइडियली एवरी ईयर एक बार डॉक्टर को, डेंटिस्ट को हमें बताना चाहिए। सो कुछ भी ओरल डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। अवॉइड टोबैको, अवॉइड हाई शुगर ड्रिंक्स एंड स्वीट स्नैक्स, यस, उसकी वजह से कैविटीज या डेंटल एब्सेस धीरे धीरे हो सकता है। अवॉइड, ओके, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज के लिए बोलना है मदर को। सॉफ्ट डाइट लेना है, अगर प्रॉब्लम है कुछ तो सॉफ्ट डाइट लेना है। वार्म टॉवेल और हीटिंग पैड, आपने देखा होगा कि हीटिंग पैड अगर दांत में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसके हीटिंग पैड मदर अप्लाई कर सकती है, एनाल्जेसिक्स ले सकती है। डेंटल कंसल्ट करना है। एंटीबायोटिक्स फॉर एब्सेस, अगर एब्सेस हो गया तो एंटीबायोटिक्स भी देना पड़ेगा। एंड सर्जिकल ड्रेनेज एज इंडिकेटेड, एब्सेस ज्यादा है तो ड्रेनेज करना पड़ेगा, अगर ग्रेन्युलोमा है तो सर्जिकल इंसिजन करके उसको निकालना पड़ेगा। यहाँ तक हमने जो देखा, दिस इज द प्रिवेंटिव मेजर्स, ये प्रिवेंटिव मेजर्स है कि आप ये सब करके प्रिवेंट कर सकते हो। अगर हो गया है सो दिस आर द मैनेजमेंट, कि ये चीजें अभी करनी है। प्रॉब्लम हो गया है सो कैसे मैनेज करना है, कैसे ध्यान रखना है, वो हमने देखा। अंडरस्टूड? Yes or okay. Let's see another complication, that is iron deficiency anemia, that also happens during pregnancy. What are the risk factors? क्यों होता है iron deficiency anemia? So low dietary iron intake, iron ले ही नहीं रहे mother, already adolescent है, so due to menstruations, menses, फीमेल्स में आयरन कम ही रहता है। प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, चेस्ट फीडिंग, प्रेग्नेंट है तो भी आयरन कम होगा मदर में, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो भी। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पैनिक, नेटिव अमेरिकन, रीसेंट इमिग्रेशन, ये सारे जो लोग हैं यहाँ से बिलोंग करती है या फिर उसने रीसेंट इमिग्रेशन किया है, कहीं से ट्रैवल करके रिसेंटली आई है। हिस्ट्री ऑफ अनीमिया बिफोर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से पहले ही वो ऑलरेडी अनीमिक थी, सो प्रेगनेंसी में तो अनीमिया होने के रिस्क और बढ़ जाएंगे। अंडरवेट बिफोर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से पहले उसको वेट, BMI ही बहुत कम था, अंडरवेट थी। ईटिंग प्रॉब्लम्स है उसको कुछ, मल्टीपैरिटी वाली है। मल्टीपैरिटी मतलब
एक से ज्यादा फीटस, 2 से ज्यादा। सॉरी, 2 થી 3 વધારે વાર પ્રેગ્નેન્ટ થઈ હોય. પ્રેગ્નન્ટ પ્રેગ્નેન્ટ થઈ હોય તો એને મલ્ટીગ્રેવિડા ના કહેવાય? બેબી ડિલિવર કરે. બચ્ચાને ડિલિવર કર્યું હોય. More than 2 pregnancy, it is multigravida. More than 2 delivery, it is multiparity. Don't get confused. So multiparity है, उसने बहुत बार डिलीवरी करवाई है, so iron already यूटिलाइज हो रहा है ज्यादा. शॉर्ट इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी, यस. फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, उसके थोड़े ही टाइम में वो सेकेंड टाइम भी प्रेग्नेंट हो गई. सो देयर इज अ शॉर्ट इंटरवल बिटवीन द प्रेगनेंसी. पाइका है, दैट इज ईटिंग डिसऑर्डर ऑफ द पर्सन इट्स नॉन ईटिंग सब्सटेंसेस, नॉन फूड सब्सटेंसेस ले रहा है, उसको ब्लड लॉस हुआ है. मेनोरेजिया बिफोर प्रेगनेंसी, व्हाट इज मेनोरेजिया? हेवी ब्लीडिंग થાય. यस, हैवी ब्लीडिंग. यस, जो प्रेगनेंसी से पहले जब उसको नॉर्मल मेंसेस आ रहे थे, सो उसको बहुत ब्लीडिंग हो रहा था ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन प्रेगनेंसी से पहले. फ्रीक्वेंट ब्लड डोनेशन, वो फ्रीक्वेंटली ब्लड डोनेट करवा रही है फीमेल, तो उसकी वजह से भी अनेमिक हो सकती है. क्रोनिक इन्फेक्शियस प्रोसेस, उसको क्रोनिक इन्फेक्शन है बॉडी में. माल एब्जॉर्प्टिव डिसऑर्डर इन द इंटेस्टाइन, वो खा तो रही है बट इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है. स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट वो फॉलो कर रही है. सो वी नो कि वेजिटेरियन डाइट जो भी फॉलो करता है उसको विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम और वो सब की डेफिशिएंसी रहती है. अल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज कर रही है मदर, या फिर टबैको यूज कर रही है. सो दिस आर द रिस्क फैक्टर्स जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो आप कैसे उसको प्रिवेंट और मैनेज करोगे? तो स्क्रीनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, CBC एट इनिशियल विजिट एट 24 to 28 एंड एट 36 वीक्स. यस, उसका CBC करना है. CBC में हम हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट सब देख लेते हैं. सो स्टार्टिंग में भी करना है इनिशियल विजिट्स में, फिर 24 to 28 वीक ऑफ जेस्टेशन में एक बार करोगे, फिर 36 वीक्स पर भी आप करोगे. आयरन सप्लीमेंटेशन इन एडिशन टू प्रीनेटल विटामिन एज प्रिस्क्राइब. प्रेगनेंसी में हम मदर को प्रीनेटल विटामिन तो जो भी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, बट उसके साथ साथ आयरन सप्लीमेंटेशन भी देना पड़ेगा मदर को अगर वो अनेमिक है तो. Teach to take iron supplementation between meals so that absorption of zinc is not affected. Explain this point to me. ये point क्या बोल रहा है? Teach to take iron supplements between meals so that absorption of zinc is not affected. मतलब क्या बोलोगे आप मदर को? Between Between 2 meal supplements are not at the meal. हाँ, सो मदर को बोलना है आयरन सप्लीमेंटेशन कैसे लेना है. आपने एक खाना खाया, अभी फॉर एग्जांपल लंच किया, सो जब आप डिनर कर रहे हो तो उसके बीच में बहुत सारा टाइम है, तब लो. अगर आपने लंच करके तुरंत ही ले ली मेडिसिन, तो जो जिंक एब्जॉर्प्शन होना चाहिए जो फूड में होता है थोड़ा बहुत, वो इनहिबिट हो जाएगा. आयरन एब्जॉर्प्शन की वजह से जिंक एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है. सो मदर को बोलना है कि खाने के तुरंत बाद मत ले लो. खाने के तुरंत बाद लोगे सो वो ऐसा ही कंसिडर कहलाएगा कि यू आर टेकिंग मेडिसिन एट द मील. थोड़ा टाइम जाने दो बिटवीन द मील्स. खाना खाने के बाद 1-2 घंटे बाद लो मेडिसिन, सो इट विल नॉट अफेक्ट द जिंक एब्जॉर्प्शन. तो ये एडवाइस आप मदर को दोगे. अनदर थिंग आप क्या बोल सकते हो आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए? आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए Vitamin C. विटामिन सी साथ में लेना है, सो बेटर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा. एडवाइस ऑन फूड हाई इन आयरन एंड विटामिन सी, दोनों आप एडवाइस कर सकते हो. एडवाइस ऑन मेडिकेशन इनहिबिटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन. यस, मदर को बोलना है कि ऐसी मेडिसिन नहीं लेनी है आयरन के साथ जिसकी वजह से आयरन एब्जॉर्प्शन अफेक्ट हो, आयरन एब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो. सो कौन सी मेडिसिन की वजह से आयरन एब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाता है? सो सच एज एंटासिड्स, PPI एंड सर्टेन एंटीबायोटिक्स. सो ये उसके साथ आप अगर आयरन सप्लीमेंट लोगे तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा. तो मदर को समझाना है कि ये मेडिसिन साथ में मत लो. रेफरल टू डाइटिशियन, यस आप डाइटिशियन को रिफर कर सकते हो. तो डाइटिशियन उनको प्रॉपर मील प्लान करके देगा कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं. may need blood transfusion और IV iron is severely anemic. बहुत ज्यादा अनेमिक है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ेगा, या फिर IV आयरन थेरापी. आपने देखा होगा कि एक इंजेक्शन आता है F से, उसका नाम है, आई फॉरगॉट द नेम, बहुत ब्राउन जैसे डार्क कलर का होता है. सो ऐसे इंजेक्शंस भी दे सकते हो मदर को अगर वो सीवियरली अनेमिक है तो.
ओके, सो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज एज्मा। क्यों होता है, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्यों होने के रिस्क है। सो वो ऐसा नहीं है कि एज्मा है वो डायरेक्टली प्रेगनेंसी में हो जाता है, उसको ऑलरेडी वो प्रॉब्लम होगा। इट इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर, ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में होगा फिर चला जाएगा, इट इज नॉट लाइक दैट। बट प्रेगनेंसी में एक्सर्सरबेट क्यों हो सकता है, व्हाट आर द रीजन कि प्रेगनेंसी में मदर को है वो रेगुलर ट्रीटमेंट ले रही है बट प्रेगनेंसी में वो वर्स हो गया। सो द रीजंस कुड बी, द रिस्क फैक्टर्स आर exposure exposures to allergens, dust, mites, animal dander, cockroaches, mold, pollen, grass, flowers, smoke, tobacco, air fresheners, chemical cleaners, sprays, जो भी एरोजोल पार्टिकल्स है, जो भी स्मॉल पार्टिकल्स है, अगर मदर उसके कांटेक्ट में आ जाएगी तो उसको उसका जो एज्मा है वो ट्रिगर हो जाएगा। उसको ऑलरेडी कुछ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा तो इसमें भी एज्मा ट्रिगर हो सकता है। साइनसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनसिस, जो नेजल नोज के साइनसिस है, यहाँ पर जो साइनसिस होता है वो इन्फ्लाम हो गया है। कोल्ड टेम्परेचर की वजह से भी एज्मा ट्रिगर हो सकता है, बिकॉज कोल्ड टेम्परेचर में एयर ड्राई हो जाती है एंड ड्राई एयर कैन कॉज द इरिटेशन इन द नेजल म्यूकोसा, तो उसमें भी ट्रिगर हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी कुछ ऐसी कर ली है कि उसकी सांस फूल गई है, सो वो भी ट्रिगर हो सकता है। सल्फाइड्स इन द फूड एंड ड्रिंक्स, यस, सल्फाइड्स की एलर्जी हो, आपने देखा होता है कि कुछ लोगों को पीनट्स की एलर्जी होती है तो उसकी वजह से भी एज्मा ट्रिगर हो सकता है। सो सल्फाइड्स, फूड्स में, फूड पैकेट्स में सल्फाइड्स वो लोग मिलाते हैं, इट इज अ फूड एडिटिव, सो कुछ ड्रिंक्स में सल्फाइड्स है तो उसकी वजह से ट्रिगर हो सकता है। जीईआरडी होगा है मदर को तो उसकी वजह से भी हो सकता है, वेदर चेंजेस की वजह से भी एज्मा ट्रिगर हो सकता है। सो उसको प्रिवेंट और मैनेज कैसे करोगे आप, सो मदर को क्या बोलोगे, एक्सर्ट एजुकेट ऑन प्रिवेंशन और एक्सर्सरबेशन, यस, मदर को बोलना है कि जितना हो सके उतना प्रिवेंट करना है कि फिगर ना हो एंड उसके एक्सर्सरबेशन ना हो। एक्सर्सरबेशन मतलब सीवियर सिम्टम्स ना हो, है आपको उसको मेंटेन ही रखना है, खराब नहीं होने देना है। अवॉइड ट्रिगर्स एंड एक्सपोजर्स, आपको पता है कि इसकी वजह से आपको सिम्टम्स वर्स हो जाते हैं, सो ऐसे ट्रिगर्स के कांटेक्ट में मत आओ, ऐसे एक्सपोजर्स के कांटेक्ट में मत आओ। एज्मा एक्शन प्लान एजुकेशन, अगर ट्रिगर हो जाता है एज्मा तो कैसे आपको एक्शन लेनी है, फर्स्ट क्या स्टेप करना है, ड्यूरिंग एक्सर्सरबेशन पीरियड क्या आप करना है, क्या आपको करना है, सो उसके बारे में आपको उसको एजुकेशन देना होगा कि एक्शन प्लान कैसे करना है। एज्मा मेडिकेशन जनरली सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यस, वो एज्मा की मेडिकेशन आप प्रेगनेंसी में मदर को बोल सकते हो कि यू कैन टेक दिस मेडिकेशन, इट इज कम्प्लीटली सेफ। कौन सी मेडिकेशंस होती है फॉर एज्मा, सो साबा दैट इज शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट that is LABA, and inhaled corticosteroid that is ICS, inhaled corticosteroids यूज कर सकती है। टेल मी, अगर एक्सर्सरबेशन हो जाए तो कौन सी सीक्वेंस में मेडिसिन देनी है। कोई पेशेंट है जिसको सीवियर सिम्टम्स है, एज्मा एक्सर्सरबेशन है, जिसने फार्मेकोलॉजी कंप्लीट किया है, यू शुड नो दिस आंसर। जिसका बाकी है डोंट वरी, यू विल कंप्लीट दिस फर्दर। कैसे ट्रीटमेंट दोगे अगर एज्मा एज्मा एक्सर्सरबेशन है तो, शॉर्ट एक्टिंग। फर्स्ट शॉर्ट एक्टिंग दोगे, सो कैसे पता चलेगा दिस इज शॉर्ट एक्टिंग, कौन सी ड्रग्स, अल्बेट्यूरल, ब्यूटेरॉल, ब्यूटेन। हाँ, सिर्फ टेरोल हो तो दैट इज लॉन्ग एक्टिंग, बट ब्यूटेरॉल हो दैट इज शॉर्ट एक्टिंग। फिर सेकेंड नंबर की ड्रग क्या दोगे, मोन्टेलुक। नो, यू फॉरगॉट दिस, चलो अगर ब्रोंकोडायलेटर। क्लासिफिकेशन, नहीं नहीं नहीं, ये क्या है, इससे क्या होगा, साबा और लाबा क्या है, एंटीकोलिन। दिस आर ब्रोंकोडायलेटर्स। अगर आपको क्लासिफिकेशन नहीं पता तो चलो, फर्स्ट आप फर्स्ट स्टेप में आप ब्यूटेरॉल ड्रग दोगे, सेकेंड स्टेप में क्या दोगे, कौन सी ड्रग दोगे, क्लासिफिकेशन याद नहीं है दैट इज फाइन, चलो पता नहीं, पर ड्रग का नाम मतलब कौन सी ड्रग देते हो, ब्यूटेरॉल वाली पहले दे दी, उसके बाद कौन सी ड्रग दोगे, व्हाट इज द सफिक्स,
दिस इज नॉट गुड। ऐसा कुछ था। हाँ। ट्रोपियम ड्रग। सो ट्रोपियम ड्रग्स आर एग्जांपल ऑफ एंटीकोलिनर्जिक्स। सो अगर एंटीकोलिनर्जिक्स याद नहीं रहता तो इतना याद रखो कि पहले ब्यूटेरॉल वाली ड्रग देनी है, ऑप्शंस में होगा, सीक्वेंस में देना होगा। सो रिमेंबर दिस, पहले जो भी ब्यूटेरॉल वाली ड्रग है, अगर ऐसा लिखा हो तो कौन सी ड्रग दोगे? दो ऑप्शन है, साल्ब्यूटेरॉल एंड अल्मेट्रॉल। तो कौन सी ड्रग दोगे? साल्बिट्रॉल। हाँ, वाली सिलेक्ट करनी है, नॉट टेरॉल वाली। सो ये चीज ध्यान रखना। सो पहले ब्यूटेरॉल वाली ड्रग, देन ट्रोपियम वाली ड्रग, इप्राट्रोपियम, ऐसी ट्रोपियम वाली ड्रग देनी है, दैट इज एंटीकोलिनर्जिक्स। और थर्ड कौन से दोगे आप ड्रग? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। यस, स्टीरॉइड दोगे, सो दैट इज सोन, सोलॉन, कोई भी स्टीरॉइड्स आप देना है। सो ये सीक्वेंस याद रखनी है। सो आपको मदर को ये एक्शन प्लान के बारे में एजुकेट करना है। बाकी रेगुलरली मदर कौन सी मेडिसिन ले रही होगी फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट वो ऑलरेडी ले रही होगी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वो ऑलरेडी ले रही होगी घर पर। बट जब भी एक्सर्शर्बेशन होता है तो ये सीक्वेंस हमें याद रखनी है। इंस्ट्रक्शन ऑन यूज ऑफ इनहेलर्स एंड नेबुलाइजर्स। यस, मदर को इंस्ट्रक्शंस देनी है कि इनहेलर्स, नेबुलाइजर्स कैसे यूज करने हैं। ओरल मेडिकेशंस में बी नीडेड डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी। यस, ओरल मेडिकेशंस उसको लगेगी रेगुलरली घर पर। इनहेलर्स तो ले रही है बट उसके साथ साथ कुछ ओरल मेडिसिन भी लगेगी उसको लेने के लिए। सीरियल ग्रोथ स्कैन्स बाय यूएसजी शुड बी डन स्टार्टिंग एट 32 वीक्स। यस, मदर ऑलरेडी मेडिसिन ले रही है, मदर को एस्मा अटैक आ रहा है, फ्रीक्वेंटली आ रहा है, तो उसकी वजह से बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना। तो उसकी वजह से आपको ये ध्यान रखने के लिए क्या करना होगा, 32 वीक से स्टार्ट कर देना है फ्रीक्वेंटली। हर बार जब भी मदर आती है उसका यूएसजी करना ही है। तो सीरियल ग्रोथ स्कैन करना है। आज आज हमने देखा तो इतना ग्रोथ हुआ बेबी का, नेक्स्ट टाइम देखा तो इतना ग्रोथ हुआ, तो सीक्वेंस में कंटिन्यूअस आपको यूएसजी करनी पड़ेगी स्टार्टिंग फ्रॉम द 32 वीक्स। फ्रीक्वेंट नॉन स्ट्रेस टेस्ट आर एडवाइस डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी। नॉन स्ट्रेस टेस्ट करोगे, व्हाट इज नॉन स्ट्रेस टेस्ट? प्लेसेंटा परफ्यूजन ने फीटल एक्टिविटी આપણે મોનિટર કરીએ. हाँ, सो व्हाट इज नेगेटिव और रिएक्टिव टेस्ट? હાર્ટ રેટ ઇન્ક્રીઝ થશે 15 બીટ્સ પર મિનિટ. सो आपको वो चेक करना है। अगर मदर को बहुत ज्यादा सीवियरिटी है सो बेबी को भी चांसेस है कि ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन, एज्मा में पता है कि वो पेशेंट ऑक्सीजन डिप्राइव हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो वो ऑक्सीजन के लिए लेने के लिए ट्राई करता है, सो अंदर बेबी भी, तो देयर आर चांसेस कि ऐसा हो सकता है। तो फ्रीक्वेंटली आपको वो मदर पर नॉन स्ट्रेस टेस्ट करने होंगे अगर मदर को ज्यादा सीवियरिटी है तो। डेली फीटल की काउंट एडवाइस करने हैं मदर को कि वो घर पर चेक करे। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज इम्पोर्टेंट, एंड स्मोकिंग कर रही है तो स्मोकिंग सिजेशन करवाना है। अंडरस्टूड अबाउट द एज्मा प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट? યસ. ओके, नेक्स्ट इज जीका वायरस। जीका वायरस में क्या ध्यान रखना है? सो रीसेंट ट्रैवल क्यों होता है जीका वायरस? जीका वायरस इज इट इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज, मॉस्किटो बाइट करने की वजह से होता है, उसमें अगर प्रेजेंट होगा और वो आपको बाइट करेगा तो हो जाएगा। रिस्क फैक्टर क्या है, क्यों होता है जीका वायरस? सो ट्रैवल, रीसेंट ट्रैवल और हिस्ट्री ऑफ डिसाइडिंग इन एन एरिया विद लोकल ट्रांसमिशन विद इन पास्ट 6 months। यस, जहां पर जीका वायरस ऑलरेडी आउटब्रेक है, ज्यादा होता है, वहां पर मदर ने रिसेंट ट्रैवल किया था, या फिर 6 महीने में अभी रिसेंट ट्रैवल किया था, या फिर मदर वहां पर रहकर आई है, वो एरिया में रहकर आई है लास्ट 6 months में, उसने थोड़े दिन या थोड़े टाइम वो वहां पर रहकर आई है, तो उस मदर को जीका वायरस होने के चांसेस ज्यादा है, रिस्क इन्फेक्शन ज्यादा है। उसके लिए ट्रीटमेंट क्या करोगे, हाउ यू विल मैनेज? सो ट्रीटमेंट रिवॉल्व्स अराउंड सिम्टम रिलीफ। यस, उसकी ट्रीटमेंट में आपको सिम्टम रिलीफ, सिम्टोमेटिक रिलीफ ही देनी है, उसके जो भी सिम्टम्स है उसको रिलीव करना है। मदर को बोलोगे रेस्ट करना है। फ्लूइड्स टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ना हो जाए उसके लिए फ्लूइड्स। एसिटामिनोफेन फॉर फीवर एंड पेन, पेन एंड फीवर के लिए एसिटामिनोफेन दोगे। न्यू स्टूडेंट, व्हाट इज एसिटामिनोफेन? न्यू स्टूडेंट्स विल स्पीक, व्हाट इज पैरासिटामोल।
Paracetamol, yes. So remember this. Avoiding aspirin and NSAIDs drugs, yes. मदर को प्रेगनेंसी में एस्पिरिन और नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स नहीं देने हैं. May need serial ultrasound to monitor fetal well-being, yes. Frequently, continuously आपको USG करनी पड़ेगी कि fetus healthy है या नहीं. Newborn should be tested within 24 hours, yes. जैसे ही बेबी born हो जाता है within 24 hours उसका भी ब्लड सैंपल लेके टेस्ट करना है कि उसको तो जीका वायरस नहीं हो गया है ना. माइक्रोसिफेली इज पॉसिबल, यस. जीका वायरस की एक मेन कॉम्प्लिकेशन है माइक्रोसिफेली. व्हाट इज माइक्रोसिफेली? fetus નું head small હશે. यस. व्हाट इज एनेन्सेफेली? fetus નું head જ નહીં હોય, મતલબ જે head વાળું part હોય ને નહીં હોય. What is macrocephaly? Cephaly? मोटी Flat થઈ size. ગઈ वो. Flash. Yes. So जीका वायरस की वजह से माइक्रोसेफेली होता है. बेबी आपने अगर देखा होगा तो वो बेबी बहुत उसका छोटा हेड होता है. तो हेड छोटा होगा तो ब्रेन भी ऑब्वियसली छोटा होगा और ये बेबी मेंटली रिटार्डेड भी होगा. ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा इसीलिए. बर्थिंग पेरेंट फीटल स्पेशलिस्ट रेफरल शुड बी डन, यस. मतलब गायनेकोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन. सो बर्थिंग पेरेंट स्पेशलिस्ट दैट इज गायनेकोलॉजिस्ट, फीटल स्पेशलिस्ट दैट इज पीडियाट्रिशियन. वहां पर आपको रिफर भी करना होगा कि वो मदर को भी देखे एंड फीटस को भी देखे. सो ये आपको रिफर करना होगा. अंडरस्टूड? Yes. सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज चैप्टर. लेट्स डू अ क्विक रिवीजन. आज हमने क्या देखा? कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो टुडे वी हैव सीन ट्यूबरक्यूलोसिस, यस. सो ट्यूबरक्यूलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई से होता है. हमें पता है कि वो एयरबॉर्न से भी ट्रांसमिट हो सकता है. इट इज वी हैव टू मेंटेन एयरबॉर्न प्रिकॉशंस. मदर को मल्टी रेजिस्टेंट स्ट्रेन हो सकती है टीबी की. क्यों? तो प्रॉपर उसने ट्रीटमेंट ली नहीं या फिर उसने ली ही नहीं है ट्रीटमेंट. तो उसकी वजह से वो ट्यूबरकल बैसिलस है वो म्यूटेट हो जाता है. ट्रांसमिट कैसे होगा टीबी? बेबी में ट्रांसमिट कैसे होगा? प्लासेंटा से हो सकता है. It is rare. हाँ, Rare. हो सकता है. ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो सकता है बट बहुत कम होता है, रेयर होता है. नॉर्मली ज्यादा कैसे ट्रांसमिट होता है? amniotic fluid if baby हाँ breastfeed. हाँ. ऐसा डिलीवरी के वक्त होता है बट वजाइनल सिक्रीशंस की वजह से नहीं. जब बेबी मदर के वूम में होता है और वो इन्फेक्टेड एमनियोटिक फ्लूइड अगर एस्पिरेट कर लेगा सो उसको चांसेस है टीबी होने के. एंड अगर वो बॉर्न हो गया है तो कैसे होगा ट्रांसमिट? बीजेना करेंगे. Infectious version of एयरबॉर्न. यस, ये एयरबॉर्न डिजीज है. तो मदर या फिर उसके फैमिली में जो भी इन्फेक्टेड है विद टीबी उसके कांटेक्ट में आ जाएगा न्यूबॉर्न तो हो सकता है. मदर को क्या रिस्क है? अगर मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्टिव टीबी हो गया तो उसकी वजह से हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं प्रेगनेंसी में. डायग्नोसिस कैसे करोगे? सो ऑब्वियसली पहले ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट कराया जाता है. प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, डॉक्टर कर सकते हैं. उनको लग रहा है कि हाँ उसको करना पड़ेगा तो स्किन टेस्ट करेंगे प्रेगनेंसी में. सिर्फ स्किन टेस्ट से वो डायग्नोस नहीं करेंगे, उसके बाद एक्सरे भी करवाना होता है. बट एक्सरे 20 वीक्स के बाद ही किया जाता है. बिफोर 20 वीक्स नहीं कर सकते डॉक्टर्स. एंड 20 वीक्स के बाद भी अगर एक्सरे कर रहे हो तो एब्डोमेन को शील्ड करना होगा. लीड शील्ड पहनाना होगा मदर को एब्डोमेन कवर करने के लिए कि जितना हो सके उतना रेडिएशन फीटस को ना हो. असेसमेंट फाइंडिंग्स फीमेल में क्या होगी? सो नॉर्मली एसिम्टोमेटिक हो सकता है या फिर फीवर, चिल्स, नाइट स्वेट, वेट लॉस, फटीग, हिमोप्टिसिस या ग्रीन येलो स्पुटम होगा. डिजिया, प्लूरल पेन होगा. न्यूबॉर्न में क्या होगा अगर वो इन्फेक्टेड हो गया है तो? फीवर, लेथार्जी, पुअर फीडिंग, फेलियर टू थ्राइव, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हिपेटोस्प्लीनोमेगाली, मेनिंजाइटिस एंड डिजीज में स्प्रेड टू ऑल मेजर ऑर्गन्स. ये प्रॉब्लम हो सकता है. इंटरवेंशंस प्रेग्नेंट लाइन में क्या कर रहे हैं? नॉर्मली इन जनरल डॉक्टर अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी में मेडिसिन देना अगर बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, एक्टिव नहीं है तो. अगर लग रहा है कि ना अभी देनी ही पड़ेगी सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 9 मंथ्स डेली मदर को आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड एंड रिफाम्पिन ये 3 मेडिसिन दी जाती है. बट आइसोनियाजिड है वो न्यूरोटॉक्सिक है फॉर फीटस. सो अलोंग विद आइसोनियाजिड कौन सी मेडिसिन दी जाती है? Pyridox. पायरिडॉक्सिन, यस. अगर मदर को ये 4 मेडिसिन चल रही है बट उसमें आपको लग रहा है कि देयर इज अ रेजिस्टिविटी
अभी जो जो ट्यूबरकल बैसिलाई है वो रेजिस्टेंट हो गया है, सो उसके साथ डॉक्टर एक नई मेडिसिन ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज दैट? इथाम्बुटोल। इथाम्ब्यूटॉल, यस। सो ये मेडिसिन नॉर्मली ऐसे प्रीफर की जाती है अगर मदर इन्फेक्टेड है, तो मदर को बोलना है कि ब्रेस्ट फीडिंग ना करे। अगर वो नहीं है इन्फेक्टेड, क्लाइंट इज नॉन इन्फेक्शियस, तो वो मदर ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। न्यूबॉर्न में क्या करना है? सो फर्स्ट हमारा गोल है कि उसको हो नहीं, प्रिवेंट करना है, या फिर हो जाए तो अर्ली ट्रीट कर लेना है। सो जैसे ही न्यूबॉर्न बॉर्न होता है, उसका स्किन टेस्टिंग करना है एट द बर्थ, एंड उसको आइसोनियाजिड थेरेपी पर रख देना है। फिर से 3 to 4 मंथ्स बाद आप फिर से चेक करोगे। चेक करने के बाद अगर नेगेटिव आता है, सो आप क्या करोगे? आइसोनियाजिड ट्रीटमेंट नेगेटिव और स्टॉप। स्टॉप। पर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कंटिन्यू। 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 कब तक कंटिन्यू करनी है? एटलीस्ट 6 6 मंथ। मंथ। आइडियली एटलीस्ट 6 मंथ्स करनी है, बट स्टिल एज प्रिस्क्राइब बाय पीएचसीपी, जितनी पीएचसीपी बोलते हैं उतने टाइम तक हमें देनी पड़ेगी। अगर बर्थिंग पेरेंट है या फिर घर का कोई भी मेंबर है, उसके स्पूटम फ्री ऑफ ऑर्गेनिज्म है, 3 कंसेक्यूटिव स्पूटम्स नेगेटिव आया है, सो देर इज नो रिस्क कि हम न्यूबॉर्न को उसके पास नहीं भेज सकते। देर इज नो नीड टू आइसोलेट द न्यूबॉर्न फ्रॉम दैट पर्सन। मदर के साथ हम रख सकते हैं अगर मदर टीबी थी और 3 कंसेक्यूटिव रीडिंग्स नेगेटिव आया है तो। नेक्स्ट हमने देखा यूटीआई, उसमें भी सिस्टाइटिस एंड पाइलोनेफ्राइटिस। प्रेगनेंसी में यूटीआई बहुत कॉमन है। अगर लोअर ट्रैक में होगा तो सिस्टाइटिस, अपर ट्रैक में है तो पाइलोनेफ्राइटिस। समटाइम्स कुछ फीमेल्स को एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया भी होता है। व्हाट इज दिस एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया? मतलब यूरिन में બેક્ટેરિયા અને એમને ખબર નહીં પડે, સિમ્ટમ નહીં દેખાય। हाँ, यूरिन में बैक्टीरिया है बट देर आर नो एनी सिम्टम्स ऑफ यूटीआई। मदर को यूटीआई भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि यूटीआई है पर सिम्टम्स नहीं है, नो। मदर को यूटीआई है ही नहीं, यूटीआई के सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ यूरिन में बैक्टीरिया है ड्यू टू जो लाइक स्टोरेज ऑफ यूरिन की, ड्यू टू एनी रीजन यूरिन में बैक्टीरिया है। हाँ, धीरे धीरे एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया में से यूटीआई हो सकता है। सो एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया मतलब यूरिन में बैक्टीरिया है बट देर आर नो एनी सिम्टम्स ऑफ यूटीआई। यूटीआई के कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है। क्यों होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूटीआई? सो ऑलरेडी उसकी हिस्ट्री रह चुकी है यूटीआई की, यूरिनरी ट्रैक्ट एनोमलीज है, कुछ एबनॉर्मलिटीज है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सेक्सुअल एक्टिविटी उसकी प्रॉपर नहीं है, यंग एज है, सिकल सेल एनीमिक है, पुअर हाइजीन है, अनीमिया है, डायबिटीज, ओबेसिटी, कैथेटराइजेशन। दिस आर द रीजंस कि जिसकी वजह से उसको प्रेगनेंसी में हो सकता है यूटीआई। क्या करोगे आप? सो पहली फर्स्ट प्रीनेटल विजिट में या फिर 12 to 16 वीक ऑफ जेस्टेशन में आप चेक करोगे, स्क्रीन करोगे यूटीआई के लिए। एंड फिर अगर आपको लगता है कि ये हाई रिस्क ग्रुप में फॉल करती है तो आपको उसका रीस्क्रीनिंग भी करना पड़ेगा। Assessment and interventions we have already seen in chapter 55, but the main thing that you have to remember is we should know कि सिस्टाइटिस है या पाइलोनेफ्राइटिस है। सिस्टाइटिस है तो चलेगा, उसको घर पर रखो, अब मेडिसिन दो, एंटीबायोटिक, वो घर पर लेगी, दैट इज फाइन, क्योर करना है हमें। बट अगर वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करके पाइलोनेफ्राइटिस में चला गया, किडनीज तक इन्फेक्शन चला गया, तो हमें उसको एडमिट ही करना पड़ेगा। एंड देन आपको एंटीबायोटिक हॉस्पिटल में देनी पड़ेगी, आईवी एंटीबायोटिक एंड टोकोलाइसिस भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने देखा ओबेसिटी। ओबेसिटी इज सो कॉमन इन यूएसए। चिल्ड्रन और एडल्ट्स को तो होता है बट प्रेग्नेंट फीमेल में भी होता है। अगर प्रेग्नेंट फीमेल को ओबेसिटी हो गया, सो उसमें प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम होंगे? सो जीडीएम हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, प्री एक्लेम्शिया हो सकता है, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पोस्टपार्टम तो होगा बट प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, एंड सीजेरियन बर्थ की भी नीड बढ़ जाएगी। उससे डिलीवरी के वक्त क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे? सो आईवी एक्सेस लेने में प्रॉब्लम होगा, एपिड्यूरल एक्सेस लेने में प्रॉब्लम होगा, इंक्यूबेशन में प्रॉब्लम होगा, ऑक्सीजन कंजप्शन भी कम हो सकता है उसकी वजह से, बिकॉज वो बहुत ओबेस है, उसके हार्ट पर बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है, कार्डियक आउटपुट बहुत करना पड़ रहा है उसको, हार्ट पर जोर बहुत पड़ रहा है। न्यूबॉर्न पर क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ड्यू टू ओबेसिटी? तो स्टिल बर्थ हो सकता है, प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है, न्यूबॉर्न में कंजेनाइटल एनोमलीज, फ्यूचर ओबेसिटी उसको भी हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकता है फ्यूचर में, ब्रेस्ट फीडिंग में भी डिफिकल्टी होगी। अनदर प्रॉब्लम दैट happens so common in postpartum, first week of postpartum in obese female, that is जो लोग ओबेस होते हैं उसमें प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्स कम हो जाता है।
बेबी सक कर रहा है फिर भी प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्स कम है, जिसकी वजह से इफेक्टिवली ब्रेस्ट मिल्क इजैक्यूलेट नहीं हो रहा है और फीडिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। पोस्टपार्टम क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है ओबेसिटी की वजह से? टेल मी। देयर आर 3 कॉम्प्लिकेशंस पोस्टपार्टम। venous thromboembolism, यस, देन PPS, यस, एंड endo, पीपीएच, एंडोमेट्राइटिस, पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस। सो हमें पता है कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए आप अर्ली एम्बुलेशन, स्टॉकिंग्स दे सकते हो, सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस दे सकते हो, या फिर प्रोफाइलेक्टिक फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन दे सकते हो। हेमरेज के लिए हमें पता है कि हमें फंडल मसाज करना होता है, एंडोक्सीडोसिन देना होता है, बट ये तो फीमेल ऑलरेडी ओबेस है तो उसका फंडस आपको लोकेट करने में ही प्रॉब्लम होगा, तो फंडल मसाज भी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। एंड एंडोमेट्राइटिस होता है दैट इज इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के लिए आप क्या करोगे? जो भी एपिजियोटोमी या सीजेरियन स्कार है उसको रेगुलरली मॉनिटर करोगे एंड क्लीन करोगे। मॉनिटर करने से, क्लीन करने से इन्फेक्शन प्रिवेंट होगा। रेगुलरली मॉनिटर करोगे सो डेहिसेंस आपको पहले से ही पता चल जाएगा, बिकॉज डेहिसेंस इज ऑल्सो कॉमन। वो ऑलरेडी एक्सेसिव फैट की वजह से, ओबेसिटी की वजह से सूचर लाइन ऐसे सेपरेट हो सकती है। नेक्स्ट हमने एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस देखे। सो डेंटल एब्सेस, ब्रोकन और मिसिंग टीथ, प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस, पेरिडोंटल डिजीज, पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा और ओरल कैंसर। क्यों होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, हमने वो देखा। एंड कैसे उसको प्रिवेंट या मैनेज किया जा सकता है। सो प्रिवेंटिव मेजर्स देखे एंड लास्ट में मैनेजमेंट देखा। हमने नेक्स्ट देखा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों होता है? सो दिस कुड बी अ रिस्क फैक्टर। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप सारे रिस्क फैक्टर्स लर्न नहीं कर सकते। इट इज सो डिफिकल्ट टू रिमेम्बर ऑल दिस रिस्क फैक्टर्स। बट अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हो कि मदर इज सफरिंग फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सो उसकी हिस्ट्री पर से आपको क्या लगता है कि व्हाट कुड बी द रीजन, तो आपको ये याद नहीं है बट वो ऑप्शंस पढ़ के आप रिलेट तो कर सकते हो ना, हाँ, कि इसकी वजह से अनीमिया हो सकता है या नहीं, इसकी वजह से हो सकता है या नहीं। सो एलिमिनेशन पैटर्न यूज कर सकते हो। आपने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा, देर आर 4 ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस आपने पढ़े। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा, उसमें कोई रिलेशन नहीं था अनेमिया का, कि ऐसा कुछ था ही नहीं कि जिसकी वजह से अनेमिया हो सके, तो आपने वो एलिमिनेट कर दिया। सेकंड पढ़ा, वो भी नहीं लग रहा है कि इसकी वजह से अनीमिया हो, दैट इज नो एनी चांस, तो वो भी आपने एलिमिनेट कर दिया। थर्ड आपको लग रहा है कि हाँ ओके है, तो उसको अभी साइड पर रखो, डायरेक्टली टिक मत कर दो। वहां पर अगर एग्जाम में टिक करना है सो ओके फाइन। फिर फोर्थ पढ़ा, फोर्थ में भी आपको लगता है कि नहीं होगा, तो कंफर्म आंसर इज थर्ड। सो ऑलवेज एंक्लेक्स में एलिमिनेशन पैटर्न ही यूज करना है। डोंट डायरेक्टली फाइंड आउट द आंसर, आंसर फाइंड मत करो, आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन से रीड करना स्टार्ट करो। फर्स्ट ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है तो उसको साइड पर रखो या फिर करेक्ट टिक करके रखो। नहीं लग रहा है तो उसको स्किप कर दो, सेकंड पढ़ो, थर्ड पढ़ो। एलिमिनेशन पैटर्न आप यूज करोगे तो ही एंक्लेक्स में काम बनेगा। डायरेक्टली what is the answer of this question, directly answer find out karoge, so you will end up selecting wrong answers. So remember, always use elimination technique in NCLEX. So सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन पढ़ के पता चलना चाहिए कि हाँ इससे हो सकता है। सो ऑलवेज डू दिस स्मार्ट वर्क। मगअप करके कोई फायदा नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। देन हमने उसके आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमने कॉम्प्लिकेशंस देखी, एज्मा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एज्मा ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में हो सकता है, मदर को ऑलरेडी होगा बट प्रेगनेंसी में वो बढ़ सकता है, एक्सर्बेट हो सकता है। सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स की जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में मदर को एज्मा हो सकता है। सो हमने वो देखा ना। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मदर को क्या बोलोगे कि कैसे प्रिवेंट करना है, अगर हो गया तो कैसे मैनेज करना है, वो हमने स्टडी किया। नेक्स्ट चीज हमने देखा जीका वायरस। जीका वायरस इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज जो मॉस्किटो से होता है। रिस्क फैक्टर इज, अगर जहां पर जीका वायरस ज्यादा प्रीवेलेंट है वहां पर मदर ट्रैवल करके आई है या वहां पर रहकर आई है विद इन लास्ट 6 मंथ्स, तो उसको रिस्क है। और उसकी वजह से क्या हो सकता है, मदर को कैसे बोलना है, ट्रीटमेंट क्या करनी है, वो हमने स्टडी किया। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यस और नो? no, ओके, सो सी यू टुमारो एट 9 AM. थैंक यू। ma'am. Yeah.